अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और ये है वैस मंगल वाला तवाज़ुन खो चुके हैं अपना। इनके लिए कीजिए अब आप लोग दुआ। और देखिए अब मैं तो नहीं डांस कर सकती ना। कर क्यों रहा हूँ ये तो बताओ ना लोगों को, दुनिया को ये बताओ। सबको पता है, सबको पता है सबको। ये सिर्फ और सिर्फ ये इरफान पठान के नाम है। ये लो ऐसे ही डांस भाई क्या करते क्या ऐसे ही डांस कर रहा और क्या। जब अफगानिस्तान में देखो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच बीच में आके अचानक से वखा खुशमना, तो यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच। अब हम भी ऐसे ही डांस करेंगे। पठान भाई हम कुछ नहीं कह सकते, आपने खुद ये वो जो है मोल ली है लड़ाई। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा गाना यही था वो इरफान पठान वाला? यही था, यही म्यूजिक था ना भाई, यही था। अच्छा। यही म्यूजिक था बिल्कुल। दूर हट जाएं, मुझे जगह नहीं मिल रही डांस करने के लिए। इरफान पठान भाई क्या आपने खुद के साथ कर लिया वैसे? अब आजा। अभी मैं जरा हिलने लगी थी तो चलो खैर, चलो ठीक है। तो आपने नाजरीन देख तो लिया ही, आगाज में हमें बजाय इसके कि कोई काम की बात करें, हमने काम का नाच पेश किया आपके सामने। बिल्कुल भाई, जो काम हुआ है हम क्या करें। और क्या करना। कलेजा ठंडा हो गया भाई हमारा जी। खैर खुशी तो मुझे भी बेइंतहा है, लेकिन ये है कि उनका जितना भी बनता था। ऑस्ट्रेलिया वाज मतलब जिसको कहते हैं क्रिकेट बनता नहीं था। नहीं बनता था, जीत रहे थे वो। अच्छी खेली पूरे टूर्नामेंट में। वैसे इंडिया वालों ने बहुत अच्छा खेला। हाँ इंडिया वालों ने भी बड़ा अच्छा खेला पूरे टूर्नामेंट। लेकिन बस आखिरी मैच होता है, आखिरी मार्का होता है। दोनों बेस्ट टीम थी, खुद को पहुंचाया फाइनल में, और आखिर में जिसका छक्का लगा और जिसकी किस्मत जागी तो वो आउट क्लास हो गया। बिल्कुल खत्म कर दिया मैच को। बिल्कुल इसी बात पर कलेजा ठंडा हो गया भाई। और हल्का सा मुझे चलो मैं बाद में करूंगी बात, लेकिन ये है कि ये लगे हुए अपना नाच वाच कर रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इरफान पठान के लिए, सिर्फ और सिर्फ इरफान पठान साहब। देखो जब आप क्रिकेट खेलते थे ना, हम आपके फैन थे, लेकिन जब से आपने पाकिस्तान पर तंज करने शुरू किए हैं, पाकिस्तान पर शुरू किया, सॉरी टू से विद माय लैंग्वेज, वो निचले तबके का जो जिसको कहते हैं ना, मतलब निचले दर्जे का, तो इसी वाला हम भी ऐसे करेंगे। जैसे तो तैसा हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हालांकि हमारी तरफ से आप लोगों के जो खिलाड़ी हैं, चाहे आप खुद हो कोई और हो जो बहुत अच्छा खेलता है, उसके बड़े फैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बस ये है कि विराट कोहली जबरदस्त, बेहतरीन कोहली। बिल्कुल कोहली बेचारे की तो कल बैंड बजी हुई थी। बिल्कुल जिसको कहते हैं, बजी हुई थी, रो रहे थे बेचारे, उधर से बेगमात बैठी हुई स्टैंड में, वो परेशान। वो तस्वीर दिखाओ, वो दोनों खवातीन जो बैठी हुई थी, वो एक तो कोहली की बेगम साहिबा और एक वो केएल राहुल की होने वाली शायद कुछ है सिलसिला। दिखाओ तस्वीर भाई, बड़ी कमाल तस्वीर है भाई। अनुष्का शर्मा बेचारी मासूम परेशान। दिखाओ शाबाश। क्या यूं करके बेचारे बैठे हो भाई। बस 1 लाख लोग एक वक्त में खामोश हो। हाँ। क्या मुजाहिरा था भाई, क्या मुजाहिरा था। बिल्कुल। और उसने भी फिर मतलब मेंशन भी उसने किया कि मतलब वो असल में फीलिंग आती है कि जब इतना मजा ये था, सेटिस्फेक्शन ये थी कि जब आप ख्वाजा आसिफ साहब मीम्स भेज रहे हैं, ख्वाजा साहब की कर रहे हो तुसी जी। गट 9.5 नहीं, ये तो सारे शमशान घाट पे बैठ गए भाई। ये देखो बेचारे सब। उसमें वो दीपिका नहीं है, पड्डुकोन जिसका नाम है, दीपिका पड्डुकोन। हाँ जी, वो पड्डुकोन बीच में बैठ के मुस्कुरा रही है। उसने साबित किया है कि वो हमारी है। हमारी नहीं है वो, मतलब वो फिल्मों में जो बनी थी, आईएसआई की एजेंट बनी थी। और बड़े मीम्स बड़े मजे के आए। बताएं मीम्स निकालते हैं, मीम्स। आज तो मीम्स के साथ प्रोग्राम शुरू करेंगे भाई। दिखाएं ये देखो, ये जो हुआ है ना। माफी मांग रहा है इरफान पठान, माफी मांग रहा है। ये किसी ने इरफान पठान का चेहरा लगाया है। वाह, बहुत आला भाई, मजा आ गया, कमाल। अगला दिखाएं। ये है इरफान पठान भाई के लिए। देखा, गुरूर कभी नहीं करना चाहिए। और क्या गुरूर करोगे तो संडे कैसा रहा। ये देखो, ये इस किस्म की हरकतें हैं। इरफान पठान जो है वो जब पाकिस्तान बिल्कुल था। बिल्कुल। तो इस किस्म की हरकतें तो अब आपसे भी पूछ लेते हैं, इरफान पठान संडे कैसा रहा तुम्हारा? नहले पे दहला हुआ है। बिल्कुल। अच्छा अगली दिखाएं। ये तो वही है ना यार। और नई वाली तो दिखाओ, क्या हो गया मेरे दोस्तों? नहीं वो नाच रहे होंगे ना हमारे पॉडकास्ट, वो पीछे नाच रहे होंगे। ये हमारा दुनिया का फेवरेट खिलाड़ी। वो किसी ने मीम लिखी हुई थी कि दुनिया का दूसरा हैंडसम तरीन कप्तान
है दूसरा। अच्छा, पहला कोई और होगा ना, अब पहले का मैं क्या यहाँ पे जिक्र करूँ, कोई ना कोई होगा, हमें क्या पता। अच्छा, नहीं, उसका ताल्लुक हमसे था मेरा ख्याल है। उस जिस बंदे ने लिखा था वो हमारी शरीयत रखता था, पाकिस्तान की शरीयत, तो उसने लिखा था दुनिया का दूसरा हैंडसम तरीन कप्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। जमाइयाँ ले रहे हैं, 6वां वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है यार, कोई मजाक है ये, कोई इंसानियत है। अच्छा, एक और चीज आपने देखी है, ये देखें, ये इंडिया टीम ड्यूरिंग द होल वर्ल्ड कप शेर बनी हुई थी। हाँ, शेर वाकई शेर बनी हुई बात है, सही है। और उसके बाद जो बिल्ली बनी, भीगी बिल्ली बने, भीगी बिल्ली, क्या भीगी बिल्ली बने भाई इंडिया वाले, मजा अगली दिखाओ, अगली। हाँ, अच्छा, एक और तस्वीर भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो भी गर्दिश कर रही थी। हाँ, ये है, मैंने तो सिर्फ क्राउड साइलेंट करने का बोला था, यहाँ पर तो पूरा स्टेडियम कब्रिस्तान बन गया। देखो, तो वही, इसमें कोई शक नहीं है, पैट्रिक जेम्स कमिंस जो है वो नाम भी पूरा याद कर लिया, पाकिस्तानियों ने पूरा शजरा निकाल लिया है पैट्रिक जेम्स कमिंस का। ये देखो, ये एक अकेला था, ये अकेला एक था, क्या भाई मैं हूँ भाई, सारे ब्लू में एक पीला, इसने नीलों को पीला कर दिया इसने, पीलिया हो गया है बस। ये आखिरी कैसे तस्वीर थी, एक तो इतनी निकालो भाई, और निकालो, बड़ी मजेदार अनुष्का और वो आगे के लिए निकाल लो, हम आगे अपनी कुर्सियां संभालते हैं, कुर्सी हमारी कोई ना उड़ा ले। छोड़ो, हम काम करते हैं ये एक मरतबा फिर। अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के जितने वर्ल्ड कप्स रहे हैं उनके कैप्टन की उससे 1 साल पहले शादियां हुई हैं उनकी, ये भी कल चल रहा था। हर कप्तान की आप जरा डेट निकालें वर्ल्ड कप जीतने की उसकी टीम की, और फिर उसकी शादी का साल निकालें तो वो 1-1 साल पहले उनकी शादी होती है। पैट्रिक जेम्स कमिंस साहब की भी कल हमने कहा ना, शजरा निकाल लिया पूरा उनका। तो पिछले शादियों के बाद वर्ल्ड कप जीतते, और हमारी टीम जो गई थी शादियों के बाद, वो बस ये बेगमात इनकी लकी चार्म है। तो हमारे वालों की बेगमात जो है सवालिया निशान है, नहीं सवालिया निशान नहीं है, वो भी लकी है, अल्लाह करे उन सबके ऊपर, लेकिन यार इतना तो नहीं साबित हुई ना। अगली दफा आप करते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए, सबके लिए भी। लेकिन ये है कि इनकी शादी भी पिछले साल हुई थी पैट्रिक साहब की। बार ये लगा रहे हैं लोग, ये मुझे छेड़ रहे हैं। वो असल में वो नाच दिखा रहे हैं, वो इस स्टेडियम का नाच दिखा रहे हैं। ये हाँ, गले मिलो तुम उससे, अपना राशिद खान से, ये स्टेप, हाँ, गले भी तो मिले। मीम का सिलसिला हम जारी रखेंगे नाजरीन, आप जाएं और जल्दी से 60 सेकंड्स के अंदर अंदर देखें दुनिया में क्या हो रहा है, उसके बाद वापस आते हैं हम आपको नचाने के लिए, उंगलियों पर नहीं, खुशी से। सी यू आफ्टर 60 सेकंड्स। भारत के अरमानों पर पानी फेरकर ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। भारत का 3री बार आलमी चैंपियन बनने का ख्वाब चकनाचूर। फलस्तीनियों पर बमबारी बंद करो, वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान तमाशाई ग्राउंड में आ गया। इसराइल का वस्ती गजा में नसीरात कैंप पर एक और हमला, 22 फलस्तीनी शहीद। यमनी हौजियों ने बहर अहमर में इसराइली ताजिर का बहरी जहाज अगवा कर लिया। जमात इस्लामी का इसराइली मजालिम के खिलाफ लाहौर में गजा मार्च। 8 फरवरी को कराची फतह करने का ख्वाब देखने वालों को शिकस्त होगी, खालिद मकबूल सिद्दीकी। IMF का पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गजा में इसराइली मजालिम की हिमायत, जो बाइडन की सदारत खतरे में पड़ गई। शायर फैज़ अहमद फैज़ को बदाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। जी, तो आपने देखा 60 सेकंड्स में क्या हुआ, और ये स्टेप भी सही, ये वेस्ट राइट, हाँ, दोनों हाथ सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, बिल्कुल वो उस तरफ, अब राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो नाजरीन, ये हम आज वक्तन फवक्तन आप इस प्रोग्राम में इस किस्म की हरकतें होती देख सकते हैं। ये चीज, ये बिल्कुल ऐसे आप लोग भी डांस करें, हमारे स्टेप्स को फॉलो करें। तो और ऐसे देखिए, एंजॉयमेंट तो है ना, खुशी तो हुई है, कल तो ठंडा हुआ है, लेकिन वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा खेला, पूरा वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला। मतलब सारी मजाक तफरी वाली बातें सब हो गई। अब जरा स्पेसिफिक क्रिकेट के हवाले से सिर्फ एक जुमला मैं ये कह दूं कि देखो, ये एक टूर्नामेंट था, गेम था, और इस गेम के अंदर पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा खेला, इनक्रेडिबल भाई। 400 रन बना रहे हैं, आपके जो सामने टीमें हैं उनको आप 80 रन पे सारे खिलाड़ी आउट हो रहे हैं, 4-4, 5-5 खिलाड़ी 40-50 पे आउट कर रहे हैं। कल भी देखें 3 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की कितनी जल्दी गिरी थी। ओवरऑल इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं है। क्रिकेटिंग की अगर बात की जाए
तो इंडिया ने बताया कि वो कितनी वजीर आजम ने क्या किया। वैसे वजीर आजम वाली तस्वीर भी थी, एक वजीर आजम वाली तस्वीर भी थी, लगाओ जिसमें वो कह रहा था कि मुझे क्या ये देखने के लिए बुलाया था कम वक्त। हाँ, लेकिन वैसे ये उसने क्या किया है जो ट्रॉफी बस फेंक के ऐसे? नहीं फेंक के तो नहीं, बिल्कुल सही तरीके से मैंने बोला, मैं देखता रहा भाई। हाँ नहीं वो तो मैं भी देखती रही, लेकिन फिर वो फौरन चला क्यों गया? हाथ मिलाया उससे। हाँ नहीं हाथ तो मिलाना ही था ना, अब चपेट तो नहीं अच्छे तरीके से हाथ मिलाया, लेकिन चला क्यों गया? 2 मिनट और खड़ा हो जाता है, इतनी भी क्या जल्दी? वो टाइमिंग होती है कि भाई इतनी टाइम में ये होगा, फिर उसके बाद उनको तस्वीरें खिंचवानी थी टीम को, सारा सिलसिला था, उसके अंदर कोई ऐसी कोई कहानी नहीं थी। अच्छा, रूटीन मैटर था। रूटीन मैटर था। बांग्लादेश की वजीर आजम थोड़ी है वो कि जो पाकिस्तान जीते तो उसको ट्रॉफी दिए बगैर स्टेडियम से चली गई थी जी। वो थी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है बिल्कुल दिया मोदी सरकार, तो इन्होंने दिया सामने उनकी टीम बेचारी। अपने स्टेडियम का नाम बदल दो भाई, लेकिन जो पिनौती है ना वो पिनौती ही रहता है भाई, ठीक है। तो मोदी साहब हो गई आपकी। बहरहाल अच्छा, तो बड़ा अच्छा खेला उन्होंने। एक जो वाकया आया बिल्कुल, जो असल में जिसको कह रहे हैं मैन ऑफ द मैच, वो मैन ऑफ द मैच जो है वो ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है उसके दरमियान जारी फाइनल मैच कल सबने देखा, उसमें अचानक ना एक बंदा नजर आया स्टेडियम में, और 14वें ओवर के दौरान एक शख्स जो है वो मैदान में आ गया। ग्राउंड में दाखिल होने वाला जो ये शख्स था उसने फलस्तीन के झंडे वाला मास्क पहना हुआ था, शर्ट पर उसके लिखा हुआ था अंग्रेजी में स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टाइन, यानी कि फलस्तीन पर बमबारी बंद करो, और इबारत दर्ज थी ये वाली सारी लिखी हुई थी। अच्छा, वो शख्स हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली के बहुत करीब पहुंच गया और उसको कंधे वंधे पे उसने ज़ाहिर हाथ भी रखा, और बड़ा मतलब एक तरह से तरीके से आके, नुकसान नहीं उसने पहुंचाया किसी तरीके का, वो तरीके से आके उसके साथ खड़ा हुआ, जरा करीब हुआ, और उस पर कुछ देर के लिए मैच भी रोक दिया गया था। फिर पुलिस वगैरह ने उसे आकर गिरफ्तार कर लिया। बाद में जब लोगों ने जरा पता वता लगाने की कोशिश की, वहां पर मौजूद जो लोग उसके इर्द गिर्द थे, वो कौन है, मारा भी, उसका खून वून भी निकल रहा था भाई। अच्छा जी बिल्कुल। फिर उसका बयान सामने आया, वीडियो आई सामने सबके, वो वीडियो भी सुनाते हैं, दिखाते हैं आपको कि वो क्या रहा है। उससे पूछा जब भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे अंदर घुस गए, तो ये होता। अच्छा, वैसे मैचेस में इस तरह की कोई एक आधी वो हो जाती है कि कोई शख्स अंदर आ जाता है, लेकिन ये तो जो पैगाम कैरी करके आया था, असल में कहानी उसकी थी, इसलिए इसको मैन ऑफ द मैच कह रहे हैं। इजराइल फलस्तीन की वो टी शर्ट पहन के पहुंच गया और मैसेज उसने दिया है विराट कोहली को, उसने जो है थपकी वगैरह भी दी, और इस तरीके से जी उसने एक दुनिया भर के सामने ये एक पैगाम पहुंचा दिया कि किस तरीके से जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त फ़लस्तीन में, हर जगह उसकी गूंज है। चाहे स्टेडियम्स हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, सड़कों पर, हर जगह वो लोग जो कि इस जुल्म को देख रहे हैं, और जाहिर है कोई भी शख्स इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता सिवाय उन लोगों के जो कि जालिम हो। तो जो जालिम है वो इस जुल्म को एंजॉय कर रहे हैं और इसके ऊपर ये जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन जो लोग जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले लोग होते हैं वो आ जाते हैं और वो इस तरीके से फिर दुनिया को नोटिस करवाते हैं बेसिकली जी कि जी ये हो रहा है, अब इसको रोका जाए। असल चीज़ ये है, लेकिन बस वो प्रोटेस्ट के अपने अपने तरीके होते हैं, इजहार अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। तो ये क्रिकेट मैच के दौरान उन्होंने जो है वो ये किया मामला, बेहतरीन जी, ज़बरदस्त हो गया ये, अच्छा इन्होंने एक जेस्चर किया है बंदे ने, और पिच इन्विजन जो है वो मुजाहरे इसी तरह होते हैं दुनिया भर में। अच्छा, और डिसरप्ट करते हैं आप किसी ना किसी चीज़ को जाके आप डिसरप्ट करते हैं ना, तो लोगों की तवज्जो फौरन आपकी तरफ आ जाती है। आप पिच पे पहुंच गए, मैच डिसरप्ट हुआ, लोगों की तवज्जो मैच डिसरप्ट हुआ, दूसरी टीम का जो कैप्टन है वो देख रहा है मेरे करीब कौन सा बंदा आ रहा है, क्यों मुझे हाथ लगा रहा है, मेरे कंधे पे हाथ रख रहा है, तो वो बस ये चीज़ जो है वो हुई और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट हुई। बिल्कुल, तो जी ये तो थी जी क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू, बड़ा मज़ा आया। और आप तो यार क्या रो रहे थे यार, हाँ ये नाजरीन, ये आज के प्रोग्राम में आपको वक्तन वक्तन मैंने जैसे कहा ये देखने को मिलेगा, जब हमें ये ख्याल आएगा, याद आएगा कि भाई क्या हुआ कल, तो ये होगा मामला। लेकिन 1.25 लाख लोग मौजूद थे जी, 1.25 लाख लोग मौजूद थे, 1.25 लाख थे। खामोश कर दिया उस शख्स ने जिसका नाम था पैट कमिंस। कमिंस भाई ने क्या खेला, बेहतरीन वो जो और मजेदार चीज जो कमिंस ने की ना, वो जो उसने जो आउट किया, हाँ तो ठीक है, अच्छा कोहली को मजा आया, मतलब उस चीज का वाकई जिसको कहते हैं वो मैच वाकई बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मैच था, बड़ा मजेदार मैच था, और वो काफी आगे पीछे था, वन साइडेड मैच। शुरू में तो इंडिया के पास थी जरा गेम, क्योंकि 27 ओवर तक 80 ओवर बना, 10 ओवर में उन्होंने 80 बनाए, उसके बाद जो 11 से 20 और क्योंकि मैंने जब पहले देखा, बहुत ही बुरा हाल था, जब मैंने इंडिया की इनिंग्स देखी दिखाए को वीडियो दिखाते रहो यार, तुम लोगों को खुशी नहीं हो रही मुझे लग रहा है,
तुम लोग नाच नहीं रहे हो, कोई वीडियो नहीं दिखा रहा, नाच ही रहे हो यार। क्रिकेट दिखाते रहो यार, दिखाते रहो दुनिया को, बताओ कैसे विराट कोहली आउट हुआ, कैसे इंडिया हारा, कैसे ऑस्ट्रेलिया जीता, दुनिया को दिखाते रहो, दुनिया खुश होगी। अच्छा क्योंकि नहीं अवैस, मैच जो था वो बहुत अच्छा चल रहा था और 25 ओवर्स तक जिस स्कोर पर इंडिया पहुंचा हुआ था ना, वो 27 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया का नहीं था, देखो कम था उससे ऑस्ट्रेलिया का, तो 27 तक तो हाँ ये विकेटें थी, बिल्कुल विकेटें थी, उनका खिलाड़ी चल रहे थे सारे और सारे रो पड़े बेचारे। बस मुझे तो वो थोड़ा सा अफसोस हो रहा था, एक मोहम्मद सिराज रो रहा था, ये देखिए ये हाँ ये आउट हुआ और ये बस ठीक है, होता है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, खेल है। बेचारा रोहित शर्मा रो पड़ा यार बेचारा, देखो कैप्टन, इतना स्ट्रॉन्ग कैप्टन उनका, वो रो पड़ा बेचारा, वो जा रहा था अपने और बिल्कुल उसने बड़ा जब्त किया हुआ था, मैं उसको बहुत गौर से देख रहा था, उसकी आंखें लाल थी, नाक उसकी लाल हो चुकी थी और जब्त किया हुआ था उसने, और फिर उसके बाद ये जब मैच हारने के बाद हाँ। तो वो जब्त करके और फिर वो बिल्कुल खामोशी जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ड्रेसिंग रूम में चला गया, वहाँ जाकर उसने वो जो आंसुओं की बरसात थी वो हुई होगी, वहाँ पर वो जो बंध एक टूटा होगा, ज़ाहिर दुनिया के सामने उसने सोचा होगा कि मैं क्या आंसू बहाऊं, लेकिन फिर वो जाकर रोया होगा, और जो रोया तो बस रोया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये गेम तो गेम अपनी जगह है, जाहिर है खुशी मनाना, हर चीज़ करना अपनी जगह है, वो चलता रहता है, ज़रा ट्रोलिंग का सिलसिला इस तरफ से उधर और उधर से भी इस तरफ का चलता रहता है अच्छा खासा, लेकिन सवाल जो पूछने वाले हैं चंद एक वो ये है, या पॉइंट्स हाईलाइट करने वाले वो ये हैं कि देखिए इंडिया ने ये वर्ल्ड कप होस्ट किया, चाहे अच्छा किया बुरा किया जैसा किया, उनके वजीर आज़म को हाईलाइट होना, मतलब वो उसके नसीब में ये लिखा था कि वो हाईलाइट हो, पूरी दुनिया में उसकी खबरें चली। तीसरी चीज ऐसा ही होता है ना, मतलब बिडिंग होती है प्रॉपर्ली, हर उस बिडिंग दिया जाता है ना, होता है। मैं तो अपने आप को रख के सोच रही हूँ कि हमारे यहाँ ये मामला कब और कैसे आएगा, ये सोचें। ट्रॉफी भी होनी है हमारे यहाँ तो एशिया कप भी था, उस पर फड्डा पड़ गया था, फिर खैर बड़ा अच्छा उन्होंने खेला, उनकी टीम ने बड़ा अच्छा खेला थ्रू आउट, ये बात तो खैर हर बंदा कर रहा है इसमें, तो ये विराट कोहली ने मुझे तो दिल जीत लिया, 765 रन बनाए उसने पूरे टूर्नामेंट में, और उस बंदे ने टॉप स्कोरर रहा वो। और आखिरी सवाल ये है कि आपकी टीम या हम कहाँ थे, हम कहाँ थे, कहाँ हैं, हम इधर ही और कहाँ रहे, इधर ही होंगे। ये बस सवाल करें अपने आप से भी और अपने ज़मीरों से भी पूछें, जो ख़ास तौर पर लोग बैठे हैं वो उनको चाहिए कि वो ये सवाल करें कि ये सारी सिचुएशन देखें और फिर आप अपनी तरफ थोड़ा सा गिरबान में झांकें और ये सोचने की और पूछने की कोशिश करें कि आप कहाँ थे सर, आप कहाँ थे, आप कहाँ थे। आपको बस अभी आ रहे हैं ना सारे नए लोग आ रहे हैं, हारने के बाद हमने जो उठापटक जो हुई है हमारे यहाँ पे, तो बस चलो खैर है, ये ऐसे ही होता है हर दफ़ा। बहरहाल अच्छा, गुज़िश्ता 3-4 वर्ल्ड कप से ये सिलसिला जारी था कि जहाँ पर वर्ल्ड कप होता था वो टीम जीतती थी, ये तो वो हो गया अपसेट सॉर्ट ऑफ चीज़ नहीं हुआ इस मरतबा, तो ये भी एक डिफरेंट काम हुआ है इस मरतबा। भाई मैं आपको कह रही हूँ, पैट्रिक ने शादी कर ली थी पिछले साल, बस मैं आपको बता रही हूँ, ओके। उन्होंने उनके कप्तानों की एक साल पहले शादी होती है, अगले साल जो वर्ल्ड कप होता है, ऐसे ही वो डांस किया होगा, कैसा वाला, नहीं ऐसा वाला तो नहीं किया होगा, बड़ा वो हाँ बिल्कुल उस तरह से, अच्छा उधर से, सॉरी, ये बिल्कुल ये डांस हम करेंगे पैट्रिक की, अगर दोबारा कभी होगी शादी तो आप कैसी बातें करती हैं, वैसा पहली वाली में तो नहीं थे ना शरीक। अच्छा दोबारा कभी मतलब उसके घर पे गए कभी तो होगा कि याद चलो घर पे गए, एनिवर्सरी पे गए तो कर लेंगे उसके लिए। हाँ, और सारे जो है ना ऐसे क्राउड ऐसा खामोश था और ऐसा घर चला गया भाई, खाली ग्राउंड में उन्होंने वो ट्रॉफी वसूल की है। कौन सा तरीका है, थोड़े बहुत लोग ये नहीं मैंने नोटिस किया। ये तो ऐसा ही तो होते हैं, ये तो वो है जो आग लगा देते हैं ग्राउंड में जब मैच हारते हैं, तो ये तो चले गए सारे, शोक भारत में चल रहा था ऐसा। चलो लेकिन खैर अब आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, क्रिकेट की खबरों में इतना ही, आगे बढ़ते हैं, बस बहुत हो गई क्रिकेट, बहुत हमने जो है वो इरफान पठान को बता दिया, याद दिला दिया कि जो कुछ हुआ उसके साथ। अच्छा जी, अगली खबरें क्या है जिंदगी में, बताइए भाई। अगली खबरें ये है कि लाहौर में पंजाब की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद पेशावर की नहीं, इस्लामाबाद पेशावर में भी बहुत कुछ हो रहा है, खबरें वहाँ से भी बड़ी हैं, लेकिन लाहौर की खबर हम आपको सुनाते हैं। सूबाई वजीर सेहत, मैं इस तरह की गलतियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ प्रोग्राम में, प्लीज़। ऐसा वो था ना, जहन में स्टेप्स चल रहे थे। अच्छा फिर जी। तो जो सूबाई वजीर सेहत है जमाल नासिर साहब, उनका कहना यह है कि लाहौर में तैयार होने वाले खांसी के 5 सिरप्स जो ऐसे हैं उनमें अल्कोहल की ज्यादा मिकदार की तस्दीक हुई है। अल्कोहल? हाँ, वो वाला वैसे वो दवाइयों में कुछ मिकदार कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छा, होती है, वो अक्सर वो एक और बच्चों को पिलाने वाली दवाई होती है जो माएँ उनको पिला देती हैं और बच्चे बिल्कुल बाकायदा, मैंने ये बाकायदा इन 2 गुनाहगार आंखों से मैंने ये देखा है कि एक बच्चे को माँ ने वो सिरप पिलाया हुआ था और वो ऐसे नहीं, बस ऐसे बिल्कुल
वो तो क्या होता है उसके अंदर? ऑफ था वो बिल्कुल, मतलब आंखें खुली और कोई हरकत उसमें नहीं थी। तो क्या हुआ, अल्कोहल वाली दवाइयों का क्या किया है उन्होंने? हाँ, तो अब उसमें हुआ ये कि मिकदार ज्यादा है और उसकी तस्दीक हो गई थी। ये पाबंदी अब जो है ये लगाई गई है मालदीव की शिकायत पर, WHO की तहकीकात के बाद लगाई गई है ये। मालदीव की शिकायत, WHO की तहकीकात और पाबंदी पंजाब में। वाह वाह वाह, क्या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हुई है भाई। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि ड्रैप की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब ने 500 सिरप्स की फरोख्त जो है वो रोक दी है और पंजाब के तमाम मेडिकल स्टोरों को भी जाहिर है इन सिरप्स का स्टॉक फौरी तौर पर उधर से भी उठाया जा रहा है, उनको भी बता दिया कि ये अब बिकने ना पाए। और उन्होंने कहा है कि इन सिरप्स की तैयार करने वाली जो फैक्ट्री है उसको भी जो है हाँ वो किया जा रहा है और जिम्मेदारों के खिलाफ। सील को उर्दू में पता है क्या कहते हैं? सरबमोहर। सरबमोहर, बिल्कुल, वो ताले पे ना फिर वो मोहर लगा देते हैं जाके, ताले पे मोहर लगाते हैं, ये मैंने देखा है। तो सरबमोहर, अच्छा। और जिम्मेदारों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। खांसी तो हल्की आपको भी थी, तो आपने भी बड़े ये सिरप पिया? मैंने कोई सिरप कम ही एक दुक्का ही कैसा महसूस होता है, जरा बताएं तो सही। वो वाला सिरप नहीं था जिनका नाम इसमें है। क्या बात है, सच बताएं। हाँ, अभी भी है थोड़ी सी, इसका मतलब है खांसी सही खांसी, बस उसमें वही कह रही हूँ ना, मिकदार ज्यादा थी, मिकदार ज्यादा थी, ये गड़बड़ है भाई। काम की चीज की मिकदार कम हो गई होगी और जो दूसरा मामला था उसकी मिकदार ज्यादा थी, इसीलिए तो खांसी पर असर फर्क नहीं पड़ रहा। तो खैर, मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले जो ये सारे लोग हैं जो भी इस काम में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनके नाम क्या है सिरप्स में जो है वो? मैं आपको बताऊं, एमेडोन, अच्छा, जेंसेल, हाँ, फिर अलर्गो है, फिर अल्काफेन है, और एक और भी सिरप शामिल है और उसका नाम है मैकावर्ड, बिल्कुल, ये शामिल है। और म्यूकोरेड, अल्कोफेन, अलर्गो, एमिडोन सस्पेंशन और जिंसेल, तो ये जो है नाम ये शामिल हैं। ये नहीं पीना अगर खांसी हो तो, ये नहीं पीना, वरना तो फिर घर वालों से फिर पता नहीं क्या क्या खाना पड़ेगा। तो ठीक है। अच्छा जी, तो आगे बढ़े, बताएं आगे क्या हो रहा है दुनिया में? आगे तो वैसे मुकाबला हुआ है हुस्न का। अच्छा। और पुरकशिश, मतलब सर शाइन करने के फैक्टर के हवाले से जो है ना, सर की शाइन का फैक्टर, हाँ, उस पे 74% जो है शहजादा विलियम को वो हासिल है कि उनका सर जो है 74% जो है वो शाइन करता है। अच्छा। और पुरकशिश गंजे मर्दों की जो है वो एक मुकाबला हुआ, या वो मुकाबला हुस्न पुरकशिश मर्दों का हुआ, वो नंबर 1 आ गया उसमें, विलियम नंबर 1 आ गए। और नंबर 1 आने का रीजन ये था कि 74% उनका सर जो है वो ज्यादा शाइन करता है, ज्यादा चमकता है। अच्छा, अपने ख्यालात मैंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, उसमें मैंने हिस्सा लेता तो मेरा भी सच बड़ा चमकता है। क्या बात कर रही है? ज्यादा? अरे 74 क्या 75, 77, 78 होगा। ये एक मरतबा ये विलियम के साथ मुकाबला तो करूं मैं, फिर पता चलेगा। हाँ, ये पता नहीं, मुझे तो कोई ऐसा खूबसूरत नहीं लगा। बेसिकली ये हुआ, बरतानवी मार्केटिंग कंपनी है रीबॉट, उसकी जानिब से एक तहकीक की गई है जिसमें बरतानिया के शहजादा विलियम ने हॉलीवुड के मारूफ अदाकारों और बिजनेसमैन को पीछे छोड़ दिया है इस तहकीक में। और पुरकशिश गंजे जो है उनका ये एक लिस्ट बनी और इसके मुतालिक जिन शख्सियात समेत उनकी मतलब आवाज़, कद, बातचीत का अंदाज, खूबसूरत जिल्द, सर की चमक, चेहरे के खदुखाल और दुनिया भर में लोगों के की उनमें दिलचस्पी का तयन किया गया। ये कुछ क्राइटेरियाज थे जो इनकी पर्सनैलिटी में उन्होंने देखे। और रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने इस सर्वे में देखा कि दुनिया की मकबूल तरीन जो गंजे अफराद हैं उनको लोग गूगल पर कैसे सर्च करते हैं। तो दुनिया में दिलकशिश और पुरकशिश लफ्ज़ के साथ साथ सबसे ज़्यादा बरतानवी शहजादा विलियम को तलाश किया गया। और इस इदारे की जानिब से पुरकशिश गंजे जो हैं वो 10 पुरकशिश गंजे मर्दों की फहरिस्त जारी की गई, जिन्हें अगर हम कहें कि 10 में से पॉइंट्स दिए गए फिर। ठीक है। और इनमें शहजादा विलियम पहले नंबर पर रहे। शहजादा विलियम को 10 में से 9.88 पॉइंट्स दिए गए, जिनके सर का जो शाइन फैक्टर था वो 74% था। और चेहरे की खुसूसियात में वो 72%, आवाज़ की कशिश पॉइंट्स में वो 9.91 जो है वो उन्होंने लिए। अच्छा खासा उनका नंबर बहुत था भाई, बहुत स्कोर था। अगली दफ़ा आपका भाई इस मुकाबले में हिस्सा लेगा, तय कर लिया है मैंने इसमें। बस तो आप इनसे कंपेयर वो करेंगे मुकाबला, या विन डीजल से मुकाबला करूंगा ना मैं? क्या नीचे वालों से मुकाबला करूंगा? विन डीजल भी जो है वो अच्छा खासा, ये तो खैर उन सबसे मुझे तो नहीं पसंद आया कोई। बहरहाल आवाज मैं भी अपनी बेहतर कर सकता हूँ, बारी कर सकता हूँ आवाज, अगर आप समझे तो मैं इस तरीके से भी बात कर सकता हूँ। लेकिन क्या इनकी आप ना करें, मतलब इनकी आवाज जो है वो भारी है, ये सुनना पड़ेगा। मैंने वैसे मैंने सुना ये है कि जो भारी आवाज़ होती है वो लोगों को पसंद आती है, ख़वातीन को भारी आवाज़ पसंद होती है, उसके अंदर एक यूँ कहिए कि वो जो एक मैनली टच जो होता है वो आ जाता है। तो अब मैं इस तरीके से बात करूँगा। और विलियम जो है वो आगे बढ़ गया है, ठीक है, विलियम जीत गया बिल्कुल। अच्छा, शहजादा विलियम, फिर उसके बाद विन डीजल, फिर उसके बाद नंबर 3 क्या था? जेसन स्टैथम जी, नंबर 3 अमेरिकी अदाकार। हाँ, अमेरिकी अदाकार जो है वो है सैमुअल एल जैक्सन, बड़ा जबरदस्त। और फिर चेयरमैन अमेज़न जेफ बेज़ोस। ओके,
वो सबसे कम है वैसे, 7.12% उनका स्कोर रहा है। होस्ट सुबह सवेरे ये जो है इसमें आएगा कोई ऐसी बात नहीं है। अभी ने मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया, होस्ट सवेरे पाकिस्तान सबसे आगे, बिल्कुल। तो फिर देखते हैं आप क्या होगा। ऐसा ही है। खवातीन के मुकाबले का मैं बता दूं, मिस यूनिवर्स का मुकाबला हुआ भाई। हाँ, अच्छा, उसमें मैं नहीं गई, मैं पहले से बता दूं, मैं उसमें नहीं गई। हाँ, तो जाने के लिए उसमें क्राइटेरिया था ना, खूबसूरत होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो सारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरने के बाद लोग गए उधर, ठीक है। तो उधर जो हुआ, निकारागुआ की 23 साल एक खातून थी, वो जीत गई। उसका नाम था जी शिनिस पेलासियोस। ये बनी है मिस यूनिवर्स 2023 जी, ठीक है। और वो जीत गई है, लेकिन अगले साल जाना, अगले साल जाऊंगी और यूं करके हरा के आना इनको। मैं बता रहा हूँ आपको यार, बस सही बात है, ऐसे को हल्का ना ले हमारे मैडम को यार, वो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मिस ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे आई। अच्छा। और नहीं, मिस थाईलैंड दूसरे नंबर पे आई, और मिस ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर आई। बिल्कुल जी। 1952 से ये हो रहा है हर साल मुकाबला, अभी तक नहीं गई है उसमें। 1952 में तो मैं थी नहीं। अच्छा। और फिर जब मैं पैदा हुई तो यहाँ पे मुल्क के अपने अहम उमूर देख रही थी ना। अच्छा, फिर ठीक है, सही। वो पाकिस्तानी भी एक लड़की गई थी, एरिका वो गई थी, बिल्कुल। खुद साख्ता पाकिस्तानी गई है वो, तो उन पर जो है वो टॉप 20 में आ गई थी। मैं देख रहा था, मैंने फॉलो किया उनको। तो 90 ममालिक की ये खवातीन थी जो अपने अपने मुल्क की ये नुमाइंदगी कर रही थी, और ये पहली निकारागुआ की खातून है जो कि ये जीती हैं, और बड़ा जो है वो खुशी थी भाई। अट्रैक्टिव खातून है, मिस यूनिवर्स बन गई। अब भी अट्रैक्टिव ना हो तो कब होंगी ये? अच्छा, इन मुकाबलों में वैसे जो क्राइटेरियाज हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं। अच्छा। सिर्फ खूबसूरती का चूंकि नहीं होता, तो इस वजह से खूबसूरती, फिर उसके अलावा वो सवाल जवाब करते हैं, इंटेलेक्ट देखते हैं, कुछ इस किस्म का सिलसिला होता है। फिर कुछ बेहूदगियां भी होती हैं जो कि हम उस पर नहीं सपोर्ट कर सकते, तो इसीलिए। लेकिन ये खातून वैसे चेहरे से वो है, कशिश है इनमें, फीचर्स आर वेरी नाइस। प्रोग्राम के बाद मैं गौर से देखता हूँ ये वीडियो, फिर बात करते हैं इस पर। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं नाज़रीन। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। 2026 और 27 के फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो है उसके क्वालिफाइंग राउंड के लिए मुकाबले जारी हैं, और पाकिस्तान ने तारीख में पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जिसको हम AFC जो कहते हैं, AFC का राउंड 2, उसके अंदर रसाई हासिल की जी। बिल्कुल। जुमेरात को होने वाले मैच में ताहम सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बड़ी नाकामी है, जिसका बोझ तले गुज़िश्ता माह की कंबोडिया पर जो है वो फतह भी दब कर रह गई है। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1 गोल से शिकस्त देकर पहली बार क्वालिफाइंग राउंड में फतह हासिल की थी, और उस पर हमने बड़ी सेलिब्रेशन भी की थी। अगरचे सऊदी अरब 6 बार वर्ल्ड कप में शिरकत कर चुकी है सऊदी अरब की टीम, लेकिन जिसकी वजह से उसका पलड़ा जो है वो भारी था। लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन भी जो है वो अपनी खामियों का जायज़ा ले रही है, और कोशिश तो हमारे खिलाड़ी लगे हुए हैं करने, उनकी पूरी फेडरेशन जो है उनके साथ है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि मसाइल क्या हैं और किस हद तक तैयारी है और कितनी उम्मीदें लगा कर रखी हमारे पाकिस्तान की आवाम। हारून मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन फुटबॉल पाकिस्तान फेडरेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। 1 विन एंड 1 लॉस, अभी तक यहाँ पहुंचे हैं। मेनी लॉसेस एंड इस क्वालिफाइंग की बात कर रहा हूं। इस क्वालिफाइंग में बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो 200वें नंबर पे थे, ऐसा ही है, वो तो उसको तो छोड़ देते हैं। बट दिस इज लाइक कंबोडिया से हम जीते तो वी वर राउंड 1 में 2 मैचेस थे, एक होम मैच था, एक अवे मैच था। पहले हम कैम्बोडिया में अवे खेल के आए, वो 0-0 पे हमने ड्रॉ किया, एंड देन पाकिस्तान में आपने देखा हम लोग 1-0 जीते। लास्ट हम 2019 में कैम्बोडिया से खेले थे और उसमें हम 4-1 हारे थे। अच्छा। सो अगर आप उसका डिफरेंस देखें, इस मतलब बहुत बेहतर हो गया। सो बिल्कुल। तो अब सऊदी अरेबिया तो खैर बहुत ही आगे हमसे, वो तो मतलब हम सबको पता था, मतलब फ्रैंकली क्या होना है, क्लब्स भी वहाँ चल रहे हैं इंटरनेशनली, बड़ा वहाँ पर तो खैर सऊदी अरेबिया वाकई हमसे बहुत आगे है। रैंक 57 दुनिया में, हम लोग 193 पे हैं। लेकिन आप देखें जो बहुत ही अच्छा आउटकम था इस मैच का, फर्स्ट हाफ हमने 1-0 पे कंटेन रखा, सेकंड हाफ भी हमने 1 गोल कंसीड किया, और इंजरी टाइम में 2 गोल हमसे निकल गए। एंड वेदर इट वाज जस्ट द पेस ऑफ द गेम था या मेंटली थोड़ा सा, बिकॉज
वो गेम रेडीनेस जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो फाइटिंग स्पिरिट हमारी टीम ने दिखाया है, मैं कहता हूँ वो हमारी नेशन का रिप्रेजेंटेटिव है और वो बहुत मुझे मजा आया। ये बड़ी पॉजिटिव बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। अच्छा, अब टीम में और फेडरेशन में कुछ ऐसे मामलात भी हुए हैं कि जो पॉजिटिव हैं, यानी कि कुछ तब्दीलियां वहाँ पर भी हुई हैं, कोचेस वगैरह जो हैं वो कहते हैं कि बड़े अच्छे हायर हुए हुए हैं। ये ज़रा थोड़ा सा टीम के हवाले से इस वक्त बताइए कि तैयारियां कैसी हैं और तैयारियों में क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं माजी से कि जो हमें नज़र आ रहा है अब परफॉर्मेंस में। हाँ जी, देखिए बिल्कुल कुछ होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, कुछ होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। सो लैगिंग इंडिकेटर्स हमारे रिजल्ट्स हैं। जब मुकाबला होता है जो रिजल्ट आता है वो एक आउटकम है उस तैयारी का जो सारा साल हम करते रहे या जो पीछे हम करते रहे। सो इस साल पाकिस्तान ने सितंबर 2022 से लेके अभी तक हमने 33 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। ओके। शायद हमने 33 साल जोड़ के इतने नहीं खेले होंगे। सो ये जो तैयारी है, ये जो अमल है, ये तो एक है और इसी तरह की बहुत सारी प्रिपरेशन और भी इन्वॉल्व थी इसमें। सो आई थिंक उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। दूसरा जो कोचेज़ हैं, सो पिछला एक साल हमारे कोच हैं शहजाद अनवर, वो पाकिस्तान में प्रो लाइसेंस्ड वाहिद कोच हैं फीफा के। तो उन्होंने टीम मैनेज की, उनकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ, उन्होंने बहुत एफर्ट डाली। एंड जब टीम एक पोजीशन में आई कि हम एक इंटरनेशनल कोच को लेके आ सकें तो फिर स्टीफन कॉन्स्टेंटीन साहब को हमने हायर किया। अच्छा। वो अपने पूरे पैनल के साथ आए हैं। सो गोलकीपर कोच है, फिटनेस कोच है, असिस्टेंट कोच है। सो नाउ वी आर वर्किंग विद देम एंड माशाल्लाह उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है। सो वी आर वेरी हैप्पी। और वो यहाँ पर ग्राउंड में होते हैं, वो सारी एफर्ट वगैरह सब कुछ करें, क्योंकि अक्सर लोगों को ये एतराज भी होता है कि इंटरनेशनल कोच है जूम पे बता देता है। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ ऐसे नहीं हो सकता, वो होते हैं यहाँ। अच्छा, अब ये तो आपने वो चीजें बताई कि जो चेंज हुई ओवर द ईयर्स। सियासत भी बड़ी है, आप लोगों के पीछे लोग पड़े हुए होते हैं अक्सर लोग, मतलब वो जिसको कहते हैं टांग काटना या जो भी है। एक फर्द वाहिद से तो एक लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन उसके साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके, सियासत करके आप पूरी टीम का मोराल भी डाउन करते हैं। आप उनका भी जो मेंटल एक स्टेबल लेवल होता है कि जिसपे वो फोकस कर सकें, वो भी आप डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके हवाले से क्या बताएंगे आप कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ क्यों इतने लोग खामखा पीछे लॉबी करते रहते हैं? ये बात शायद थोड़ी लंबी हो जाए, अगर होगी तो मुझे बता दीजिएगा। करेज शॉर्ट। देखें, फुटबॉल के जो मसाइल हैं वो पिछले 2 साल 4 साल के नहीं हैं, वो बहुत सालों से चल रहे हैं। आपको शायद ये मालूम भी है कि फुटबॉल फेडरेशन कायदे आज़म ने साइन की थी। सो पाकिस्तान की पहली स्पोर्टिंग फेडरेशन जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान फुटबॉल है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है किसी भी फेडरेशन के लिए। सो 2011 से फीफा कह रही है ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करें। 2014 से वो कह रही है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक करें। फाइनली 2019 में आके फीफा ने कहा अच्छा हम अपनी एक बॉडी लगाएंगे और वो बॉडी मैनेज करेगी। उस बॉडी में भी उन्होंने लोकल स्टेक होल्डर से लिए और वो 2 साल तक कुछ भी नहीं कर सके। एंड देन फाइनली फीफा सेंड मी टू पाकिस्तान कि ये प्रॉब्लम्स जाके सॉल्व करो। सो नाउ आई बीन इन चार्ज फॉर 3 years. The issue becomes when our youth doesn't get the opportunity it deserves, then our nation suffers. Absolutely. But नुकसान ये है, अब आप देखें फुटबॉल की वजह से अब हम जीते, चले हम कहते हैं हम 75 साल में वर्ल्ड कप क्वालिफायर नहीं जीते। अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो 1 साल में हमने वो काम किया जिससे हमने वो 75 साल में जो नहीं किया। सो उसकी वजह से नेशन में एक उम्मीद पैदा होती है, यूथ में एक उम्मीद पैदा होती है और वो फाइटिंग स्पिरिट सऊदी अरेबिया की गेम में रिफ्लेक्ट होता है। एंड देन आउटसाइड द पिच वो बाकी मुल्क में भी रिफ्लेक्ट करता है। एंड दिस इज व्हाट वी नीड। कायदे आज़म ने शुरू किया, बड़ी अच्छी बात, पॉजिटिव, लेकिन हमने वो वक्त भी देखा कि जब फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे बैन लगा दिया था। बिल्कुल। अब हम अपने ही हमारी कमेटी और एडहॉक कमेटी लड़ रहे थे, कोई फैसला नहीं हो रहा था कि किसकी कमेटी है, ऑफिस बंद पड़ा हुआ था, स्पोर्ट्स बोर्ड सील कर नहीं पा रहा था, दफ्तर सील कर जब इतने सारे मामलात होंगे तो वो यूथ तो दूर ही हो जाएगी ना, उसमें यूथ का तो ख्याल नहीं होगा, उसमें सिर्फ होगा कि मैं अपनी कुर्सी बचा लूं। बट एट द एंड ऑफ द डे देखें, अगर हम एक इमारत पे लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते वो इमारत टूट जाए तो फिर क्या हासिल आएगा किसी के भी। बिल्कुल। So the first focus has to be on the children of Pakistan, on the youth, on the sport, on the national duty to deliver. तो अब वो जो पाबंदी थी वो ख़त्म हुई हुई है, जाहिर है जब भी हमारी टीम खेल रही है। जो सिचुएशन है इस वक्त
फुटबॉल फेडरेशन की, अब वो मामला जो सारे पुराने थे वो सेटल्ड हो चुके हैं? जो बैन है वो लिफ्ट हुआ था जून 2022 में, सो 1.5 ईयर तकरीबन उसको कंप्लीट हो चुका है। जो मामलात हैं वो क्योंकि सिस्टेमिक इश्यूज हैं तो वो थोड़े बहुत तो चलते रहेंगे। आपने देखा कि हम जब वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेल रहे थे, पीछे से किसी ने जाके दफ्तर सील कर दिया। वो और फिर वो किस लीज पे किया जो सालों पुरानी 2008 में कहते हैं कोई वायलेशन हुई, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि कोई मतलब 2008 की वायलेशन में 2023 में ऑफिस 2023 में ऑफिस सील कर रहे हैं। वो 2 दिन मैं फीफा के फोन से भी छुपता रहा कि उन्हें बताऊंगा, तो ये ना हो कि मैच में कोई प्रॉब्लम हो। बट एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह दोस थिंग्स आर सॉर्टेड। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज हैं और जो इलेक्टोरल इश्यूज हैं वो ऑनगोइंग है। वो कब तक सॉल्व होंगे? वो अभी तो फीफा ने मार्च 15 2024 की एक डेडलाइन दी हुई है, लेकिन वो डेडलाइन थोड़ी फंजिबल होती है क्योंकि लेकिन इशू क्या है, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सही करना है, इलेक्शन करवाने। हाँ जी, तो ये 2 काम करवाने में इस वक्त रुकावट क्या है? हमने आज तक इलेक्टोरल रोल नहीं बनाया। अच्छा। सो जो आज तक इलेक्शंस हुए हैं वो इस तरह है कि मैंने कहा आपका एक क्लब है, आप मुझे वोट दे दें, आपका है आप मुझे वोट दे दें, आप मुझे वोट नहीं दे रहे, आपका क्लब नहीं है, आप जाएं। सही है। सो अब हमने पहली दफ़ा एक डिजिटल सिस्टम क्रिएट किया है। और देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सब ने कहा पाकिस्तान में ऑनलाइन नहीं हो सकता। देखो फुटबॉल क्लब्स जो हैं वो इतने उसके लोग टेक्नोलॉजी, हमने कहा नहीं ये फीफा का रूल है, हम करेंगे। हमने किया। एंड पाकिस्तान की 173 में से 170 डिस्ट्रिक्ट्स में से लोगों ने डिजिटली ऑनलाइन जाके अपने अपने क्लब्स रजिस्टर किए। हमारे पास कितने क्लब्स रजिस्टर्ड हैं तकरीबन? इस वक्त 6100 क्लबों ने अप्लाई किया हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए। और इस वक्त हम पाकिस्तान की 139 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करा रहे हैं उनकी सर्टिफिकेशन के लिए। ओके, जबरदस्त। सो इस वक्त पूरा पाकिस्तान फुटबॉल खेल रहा है। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा है ना, क्रिकेट से जरा जरूर हो गया फुटबॉल खेले भाई, अच्छी बात। बिल्कुल। और फंडिंग गवर्नमेंट सपोर्ट, इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट वो है फेडरेशन के साथ? क्योंकि कुछ फेडरेशंस तो स्ट्रगल करती हैं, वो हॉकी वाले रोते रहते हैं, बाकी बॉक्सिंग वाले मतलब वो सब कहते हैं कि भाई हमें कोई सपोर्ट नहीं है, हम खुद अपने तौर पे करते हैं जो करते हैं। और हमारा भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सेप्ट फॉर द रोने वाला पार्ट, हम रोते नहीं हैं, हम काम कर रहे हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा बाकी नहीं कर रहे, लेकिन ये कि गवर्नमेंट डजंट सपोर्ट थ्रू एनी फंडिंग। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है थ्रू समथिंग कॉल्ड पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है कि वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करके रखे। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ऐसा ग्राउंड है विच इज़ एट द बेयर मिनिमम कि हम वहाँ पे एक गेम करा सकें, जो जिन्ना स्टेडियम है। तो कैम्बोडिया की गेम भी वहीं हुई, कल ताजिकिस्तान की गेम भी वहीं होगी, अगले मैचेस भी वहीं होंगे। लेकिन जून 6 2024 को जो सऊदी अरेबिया वाला मैच है वो हम वहाँ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या होगा फिर? उसके लिए फिर हम मुल्क से बाहर करेंगे। सो वी हैव टू थिंक अबाउट द वेन्यू एंड ऑप्शंस हमारे पास बहुत हैं, बिकॉज हम फीफा बॉडी हैं, तो मैं दुनिया में कहीं भी जाके करा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट द इशू इज़ कि देन आवर नेशन वो महरूम होती है उस अपॉर्चुनिटी से कि अपनी कौमी टीम को सपोर्ट कर सके। इशू क्या है, जिन्ना स्टेडियम में जो अभी लाइटें हैं वो 350 लूमेंस हैं। ठीक है, फीफा की रिक्वायरमेंट है 1800 लूमेन। और जून 6 को दोपहर के 2 बजे किसी टीम को बुला के कहना फुटबॉल खेलो, वो ज्यादती है। नॉट पॉसिबल, बिल्कुल। सो सिर्फ लाइटें, सऊदी अरब वाले तो वैसे फिर खेल भी लेंगे, उनके यहाँ तो वैसे शायद हम ही ना खेल सकेंगे। लेकिन सिर्फ इशू लाइट्स का है। इशू ये है, मतलब इस तरह की चीजें हैं। सही है। And so we really need stadiums, we really need facilities. बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस मुल्क में लोग स्टेडियम्स में होंगे तो अस्पतालों में नहीं होंगे, में रश कम हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए। थैंक यू साहब। अब जो मैच है अगला वो कल है, तो वी आर चीयरिंग फॉर आवर टीम, और हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जीते। अगर अल्लाह ना करे नहीं भी जीता तो वो जो फाइटिंग स्पिरिट है जिसकी बात की आपने, वो नजर आनी चाहिए। दैट पैशन हैज टू बी देयर। बिल्कुल, थैंक यू साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मौजूद थे और बता रहे थे मसाइल क्या हैं और किस तरह से ये लोग उसको फाइट करें। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। जरा चैट जीपीटी की बात कर लेते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी होगी कि मैं किसी शिफा यूसुफजई के बजाय किसी चैट जीपीटी के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँगा और वो बता रही होगी बाजी कि क्या क्या है सारी दुनिया में, गलत क्या नहीं करेगी वो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो हाँ बिल्कुल बताएं। क्या बताएं। अच्छा, लेकिन होगा ये कि चैट जीपीटी सुनेगी भी कुछ नहीं, अपना लगी रहेगी सोने की कुछ नहीं आपकी। नहीं, आप तो सुन लेती हैं, लेकिन हुआ क्या है, अब चैट जीपीटी जो है वो अपने ही इदारे के सरबराह की नौकरी खा गया जी। बिल्कुल चैट जीपीटी का जो इदारा है जिसका नाम है जी ओपन एआई। इसीलिए मैं कोई बिजनेस नहीं खोलती कि मुझे फिर ये स्ट्रेस होता है कि मैं खोलूंगी, उसको एक लेवल पे पहुंचाऊंगी और नीचे वाले सारे कंस्पायर करके मुझे ऊपर से हटा आप उनका अच्छा सलूक करें, ऐसा थोड़ी है कि वो जो है आप उनको छोड़ दें और वो ऐसे खा जाएं आपको। अब हुआ क्या है, ये बेसिकली फर्म है जी ओपन एआई। हाँ बिल्कुल। उसका जो को फाउंडर उसका नाम है जी सैम ऑल्टमैन। अच्छा, एक वो और दूसरा उसका सदर ग्रेग ब्रुकमैन। इनको हटा दिया गया है, कंपनी ने हटा दिया है। इनको कहा सर जी थैंक यू, आपने बहुत काम कर लिया, अल्लाह हाफिज। अब ये सोचें आप कि ये सैम जो है ये चैट जीपीटी बनाने वाला है, बिल्कुल कितना बड़ा उसने काम किया, लेकिन उसकी कंपनी ने उसको कहा टाटा बाय बाय, खुदाफिज, घर जाओ, इट्स ओवर नाउ। और हुआ ये, वो कहते हैं कि जी अब हमारा जो है वो इनके ऊपर एतमाद नहीं रहा है, ये काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और ये वो लोग हैं कि जो कि अब इदारे को सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहे। अंदाजा लगाया। तो अब उनकी जगह कोई जो है वो उन्होंने नई खातून है, भारतीय नजात है जी, मीरा मूर्ति, ये ओपन एआई की अब नई जो है वो सीईओ उनको बना दिया। भाई तो निकाल क्यों दिया, मतलब निकाल दिया उनका, खत्म करो, कहानी मुका दो। जरूरी ही नहीं है अगर वो अच्छा काम नहीं करा निकालो। चैट जीपीटी बनाया उसने, सब कुछ किया, फैलाया, आपको नौकरियां दी उसने। बिल्कुल, चैट जीपीटी ही खा गया उसकी नौकरी। वो क्या होता है, नमक खाया था, नमक खाया तो था। नमक खाने के बाद जो किसी के साथ बुरा करता है, जो बुरा करता है उसको क्या कहते हैं? नमक छिड़कने वाला। नहीं, जिसका नमक खाया और आपने उसी को काट लिया, नमक हराम। हाँ, नमक हराम ही की है। नमक हराम, इतनी फिल्में अमिताभ बच्चन की थी, आप सब भूल गई। नहीं याद है मुझे। तो ये तो नमक हराम। तो ये हो गया मामला इंटरनेट से रिलेटेड। दूसरा मामला टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक और। पासवर्ड बताएं आपका क्या है? मेरा लंबा पासवर्ड है, लेकिन लंबा पासवर्ड नहीं, पासवर्ड मेरा लंबा है जिसमें नंबर शंबर आते हैं। अब तो खैर आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स ये कहती हैं कि आप अपना उसमें नंबर भी डालें, कुछ मार्क भी डालें, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क या डॉट या क्वेश्चन मार्क वगैरह। हाँ, सबसे ज्यादा दुनिया में पासवर्ड कौन से होते हैं, इसके हवाले से कोई तहकीक रिपोर्ट आई है सामने, और वो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड या सबसे ज्यादा बदतरीन पासवर्ड होगा ना। बिल्कुल, बहुत ही मतलब बिल्कुल, कोई आपने उसमें अपनी अकल नहीं लगाई, मतलब इतना आसान रखा कि वो बच्चा भी गेस कर ले, और वो है 1 2 3 4 5 6 है। हाँ, ये सबसे ज्यादा आसान बदतरीन पासवर्ड जो है वो लोग लगाते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने ये पासवर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आई है जी। हाँ, और ये जो है बेसिकली रिपोर्ट आई है और उसमें ये बताया गया है कि 1 2 3 4 5 6 जो है ये कौन लोग होते हैं, किस लेवल की इनकी इंटेलेक्ट होती है कि ये इतना जबरदस्त। मेरा ख्याल है ये वो लोग होते हैं जो कि फैमिली से इंटरेक्ट करने के लिए, या ईमेल या आम किस्म का कोई बहुत उस तरह का डेटा वेटा नहीं होता इनका, या जो कहते हैं कि भाई अगर लीक भी हो गया तो कोई नहीं, अलग अगली आईडी बना लेंगे। या बहुत सारे इस तरह होते हैं जो पेरेंट्स ने बच्चों को आईडीज बना के दे दी होती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे पासवर्ड कौन सा है? वो है एडमिन। एडमिन लिख दो, वो पासवर्ड बन गया, चलो भाई। बिल्कुल। अच्छा, और तीसरे नंबर पे कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, 7 8 तक, 8 तक भी, 9 तक भी। इस तरह से लोग अजीब पासवर्ड रखते हैं भाई। बिल्कुल। ये कौन? अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं सॉफ्टवेयर से क्रैक करे ना, हाँ, तो हो जाएगा आराम से भाई। वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि नंबर्स जनरेट करते हैं और उसमें ना मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते हैं, पासवर्ड गेस करते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कहते हैं भाई हम इतने पासवर्ड नहीं याद रख सकते, और बहुत मुश्किल सा भी नहीं याद रख सकते। कुछ लोगों की एज ज्यादा होती है, कुछ लोग कहते हैं बस भाई हमें बेसिक कम्युनिकेशन के लिए पासवर्ड चाहिए, और वो हम बहुत कोई अनोखा किस्म का पासवर्ड ऐसा नहीं लगाना चाहते कि जो हम खुद ही भूल जाएं और फिर वो हम खुद ही रिकवर ना कर सके। तो बेहतर है कि 1 2 3 4 5 6 या ये एडमिन। पता है क्या होना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लोग जो इतना आसान पासवर्ड लगते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। ये हुआ है भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में। वहाँ की असेंबली के इलेक्शन जीतने के लिए एक कांग्रेस रहनुमा है, उसका नाम है जी पारस सकलेजा। अच्छा। उसने एक उसकी वीडियो आई है, वो जरा वीडियो दिखाएं जी। उसमें आपको अंदाजा होगा कि वो बंदा कर क्या रहा है। वो ये देखे, चप्पल उठाई उसने, चप्पल जाके उसने दी एक फकीर को। ये पारस को मारा है उन्होंने? पारस को चप्पल मार आशीर्वाद है। वो चप्पल लेकर जाता है। हाँ, जिस तरह वो हमारे यहाँ वो डंडा जी, वो डंडे के आगे वो पर लगाया होता है ना, वो पर मारते हैं जी।
ये 2013-2018 वगैरह में भी इसने हिस्सा लिया था इलेक्शन में, लेकिन नाकाम हुआ था। अब चप्पल नहीं खाई थी भिखारी बाबा के पास पहुंचे हैं चप्पल मार आशीर्वाद लेने के लिए। उस वक्त चप्पल नहीं खाई होगी ना ये। हाँ, तो ये चप्पल मार आशीर्वाद है, वो इनकी एक टोटका है ये कि जीतेंगे इस तरीके से, ये चप्पल मार मतलब लोगों से कहेंगे चप्पल मारो मुझे तो मैं जीत जाऊंगा। तो ऐसे जो पासवर्ड रखते हैं ना, उनको भी चप्पलों से उनका स्वागत होना चाहिए। खैर बहरहाल, है ना, आगे बताएं। अच्छा, आगे कुछ बताएं कि जो लोग बाहर खाने के शौकीन हैं वो जरा सुन लें। कुत्ते के गोश्त की जो डिशेज है ना, उस पर लग गई है पाबंदी। जी बिल्कुल। और गधे पे, गधे का भी बताएं। गधे की तो खैर है, वो तो चल रहा होता है ना लाहौर में, उसकी खैर है। लेकिन अब हुआ ये है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में पेश किया जाता है कुत्ते का गोश्त, बड़ा रेसिपीज होती हैं प्रॉपर उसकी, और बड़े लोग खाते हैं उसको। तो अब बेसिकली हुआ ये है कि उस पर पाबंदी लगाई जा रही है, ऑफिशियल पाबंदी लगाई जा रही है। और उन्होंने कहा है कि जी कुत्तों को खाने का अमल जो है उसको हवाले से बहुत सारे ममालिक तनकीद करते हैं, फिर नौजवान नस्ल भी बड़ा कह रही है कि नहीं भाई हमें कुत्ते का गोश्त नहीं खाना है। तो जो साउथ कोरिया में पाबंदी लग रही है जी, वहां पर हो रहा था ये मामला, यहाँ पे नहीं हो रहा था, आप लोग टेंशन में ना आए। ओके। तो हुक्मरान, तो अब वो लोग कुत्ते नहीं खाएंगे? नहीं, अब वो पाबंदी लगा देंगे। तो क्या खाएंगे? जो भी खाए उनकी अपनी मर्जी है भाई, कुत्ता नहीं खाना भाई, नो डॉग मीट नाउ। ओके जी, वो एक बिल पेश किया जाएगा और दोनों तरफ की उसको हिमायत हासिल होगी, मतलब अपोजिशन की भी और हुकूमत की भी। ये कैसे पता? ये है, इस पर बात हो गई है ना उन दोनों की, हमारी बात हो गई है, बात पक्की। हमारे बड़े वो सियासतदान आजकल कहते फिर रहे ना कि हमारी बात हो गई है, हमारी बात हो गई है, इलेक्शन हम जीतेंगे। तो ये मामला भी बात हो गई है इनकी आपस में कि यार ये वाला मामला बैन करो इसको। चलो सही है, फिर अब एक पेज पर हैं दोनों। कुत्ते का गोश्त नहीं खाया जा सकेगा। ठीक है भाई, ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो गोश्त से आगे निकलेंगे और कुछ सीरियस गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब बात करते हैं जी कुछ औलाद की तरबियत के हवाले से। औलाद की तरबियत करना जिम्मेदारी है हम हर उस शख्स की जिसकी औलाद है, और आसान तरीका सबसे वैसे तो उसका ही है। मैं यहीं पे बात को ख़त्म करती हूँ, एक कान के नीचे। एक कान के नीचे का तरीका क्या कारगर साबित होता है या इसके अलावा भी और तरीके हैं? दूसरे कान के नीचे भी कुछ होना चाहिए, या ये कि कानों में कुछ ऐसी आवाज़ें उनको फराहम की जाएं, कुछ ऐसी गुफ्तगू उनसे की जाए कि कान के नीचे कुछ देने की। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट बच्चों की परवरिश कैसे इस तरीके से की जाए कि वो आगे जाकर खुद के लिए भी प्रोडक्टिव साबित हों, अपने लिए भी एक कामयाब जिंदगी गुजारने का सबब पैदा कर सकें और आगे लोगों के लिए भी, सोसाइटी में भी ऐसी कंट्रीब्यूशंस कर सकें। आपकी कॉल्स भी लेंगे जी। आप अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो टिप्स हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सवाल करना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी मुसन्निफ जनाब खुर्रम इलाही साहब और वजिया ज़फ़र, ये माहिर नफ्सियात हैं जी। इन दोनों की एक्सपर्ट राय आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप लोग? अच्छे। आप सब लोगों को बचपन में आप दोनों को कान के नीचे कितनी लगाई गई? बहुत ज्यादा नॉट एट ऑल। अच्छा, सच में नहीं सर, क्योंकि सबसे छोटी हूँ ना, तो सबसे छोटा लाडला होता है। लेकिन वो उस चक्कर में खराब भी हो जाता है फिर अगर उसको। हाँ होता है, मामा स्ट्रिक्ट बहुत रही है। मदर्स वैसे मारती इतना नहीं है जितने फादर्स का होता है, लेकिन बेटियों के मामले में मदर ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। अच्छा, फादर ज्यादा कान के नीचे लगाते हैं या मदर्स? मैंने यही कहा ना कि फादर जो लगाते हैं बेटों को लगाते हैं। मेरे भी भाइयों को बहुत पास कौन खड़ा, मैं तो बड़ों के हिस्से, मैं भी सबसे छोटा, मैं तो बड़ों के हिस्से की भी खाई है। अच्छा नहीं तो पहले। और आप क्या खराब थे छोटे, क्योंकि सबसे छोटा होता है वो बड़ा लाडला और एक्सप्लॉइट, मतलब वो भी होता है, वो भी था उसको बड़ा। लेकिन ठीक है, सख्ती रही और मेरे ख्याल से सख्ती बहुत जरूरी है। हमारे साथ तो इस तरह होता था कि जब कोई गड़बड़ होती थी तो पहले सबको मार पड़ती थी कि पता चले कि किसने किया है असल में। फिर जब पता चल जाता था तो उसको अलग से पड़ती थी। तो ये भी डबल रिमांड तरीका कर रहा है। इस तरह भी हुआ है, इस तरह भी हुआ जिंदगी में। तो अब हम एक ऐसी जनरेशन रेस करना चाह रहे हैं जो कि हमारी दोस्त भी हो, डिसिप्लिन्ड भी हो, प्रोडक्टिव भी हो और सबसे आगे भी हो। क्या ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। पहली बात तो जहाँ से आप लोग अपना पिछला सेगमेंट ख़त्म कर रहे थे, हम जवाबात की सदी में ज़िंदा हैं। तो इस दौर में द ओनली थिंग यू नीड टू गिव योर सन योर डॉटर इज़ सवालात दें। इस वक्त अगर मैं कहता होता हूँ कि अभी गूगल पर सवाल लिखा नहीं होता और जवाब मुंह पर दे मारा जाता है। हाँ। तो उससे बच्चे की जहनी परवरिश नहीं हो पा रही। आप देखें, बच्चा सतही सी कुछ मैकेनाइज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड बातें करता है, बड़ी बात नहीं करता। यानी वो कदीम आदमी के पैरों जैसा नहीं है। मतलब आप उसे कहें कि 5 मिनट बैठ के दिखाओ इस कुर्सी पे, हिलता रहेगा, तड़पता रहेगा। अच्छा शिफा, इतना इंटरेस्टिंग हुआ, मैंने अपने बेटे के साथ स्विमिंग शुरू की, घंटा उसने स्विम किया, तो मैंने कहा चलो शाउसन इट्स टाइम टू गो, तो कहते 2 मिनट और।
उसे मैं काफ़ी नाराज़ हुआ। मैंने कहा बेटा वो कौन सी लज्जत है जो घंटे में नहीं ले सके और 2 मिनट में जायद लोगे। ये इतने बुनियादी असूल हैं। और मैं अभी सोच रहा था कि आप दोनों ज़ाहिरी बात है, कोई बड़ी बात हमेशा होता है कि कोई बड़ी बात भी तो सामीन को पता चले। हमने तरबियत और तालीम दोनों आउटसोर्स कर दी हैं। फलां जगह पर एक बिल्डिंग है, उसमें कुछ लोग आएंगे, मेरे बच्चे की तालीम भी करेंगे और तरबियत भी, और जिसके पैरों तले जन्नत है और जो उसका बाप है वो जी इतना वो पूरा एक ऑफिस चला सकता है, हो सकता है सीईओ किसी कंपनी का, लेकिन तरबियत नहीं करना चाहता। वो कहता है जी सुबह मैं स्कूल में भेज देता हूँ। सो माई फेवरेट टाइम इज़ द इवनिंग। आप सच जानिए, सच पूछिए, तरबियत, तालीम, ज़ौक़, शौक़, आपने कहा अच्छी म्यूज़िक, अच्छी मूवीज़, सब शामों में घरों पर तय होता है। मेरे लिए व्हेनेवर आई एम आस्क्ड व्हाट इज़ नॉलेज, शाम को घर पे भाई क्या गुफ्तगू होगी, वो इल्म है, वो ज़ौक़ है, वो तरबियत है। आप अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे, अल्टीमेटली उसके कान ट्यून हो जाएंगे। हमारे उस्ताद मुर्शिद फरमाते हैं भाई जहालत बुरी लगने लग जाए बस यही इल्म का जायका है। भाई वो जो जहालत है वो बुरी लगनी चाहिए। अच्छा एक कॉलर लेते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं कुछ। उम्मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए जी, क्या आपका कोई सवाल है या कोई बेस्ट प्रैक्टिस, कोई टिप देना चाहिए या कोई कंसर्न? नहीं, टिप्स तो मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी। बाकी सवाल है मेरा डॉक्टर साहब से कि ये जैसे आज मेरी बेटी है 5 ईयर ओल्ड, माशाल्लाह से बहुत एग्रेसिव है, बहुत अच्छी है, पर जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत की है ना, जैसे अब डांट डपट देते थे और अगर हम कुछ करते थे, हम पेरेंट्स से ये सवाल नहीं करते थे कि आपने क्यों मारा। अब जैसे मेरी बच्ची है ना, तो मैं अगर उसको हल्का सा किसी चीज पर मार दूं तो वो फौरन एग्रेसिव हो जाती है, मम्मा आपने मुझे क्यों मारा, इस चीज पे बहुत शाउट करती है। तो मैं उसे बताती हूँ बेटा अगर आप ये नहीं करती मुझे शौक थोड़ी है मैं आपको मारूंगी, तो इस चीज पे तो नहीं मम्मा आपने क्यों मारा, वो काफी देर इस चीज को वो करती है। तो आजकल बच्चों में ये चीज क्यों पाई जाती है? माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, उससे अपोलोजाइज करती हूँ, बल्कि मुझे सॉरी करना पड़ता है। अच्छा बेटा मैंने आपको मारा है ना, मैं सॉरी कर रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम आप ये नहीं कीजिएगा। ये क्या चक्कर है? ये हम दोनों से हमारे एक्सपर्ट से राय लेते हैं। आप बताएं। देखिए इसमें एक तो आजकल के बच्चों का हम देखें ना, उनकी ओवर सेंसिटिविटी एज से पहले जो है वो मैच्योरिटी आ रही है उनकी इमोशनल लेवल पे। दूसरा है जैसे इन्होंने भी बात की कि जो गूगल है या बच्चों की अपनी कम्युनिकेशन है वो बहुत चेंज हो चुकी है। गुजरते टाइम के साथ ना हमें ये भी देखना है कि बच्चे की इमोशनल जो क्वेश्चन है, इमोशनल एक्सप्रेशन है, उसमें बहुत चेंजिंग्स आई हैं। तो हम उसमें जब बच्चा, आजकल का बच्चा जो है ना वो तजस्सुस में तो है, लेकिन उसको एक ठोस जवाब चाहिए, ठोस लॉजिक चाहिए। खुद वो बेशक इमेच्योर बिहेवियर कर रहा है, डेफिनेटली एज लॉजिक चाहिए। यस, उसको जो है पेरेंट्स, क्योंकि वो पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ये सर्टेन स्टैंडर्ड्स के साथ जो हमें ट्रीट करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपैरिजन एक तो हम नहीं रखें कि हमारे टाइम पे ऐसी तरबियत थी, गुजरते वक्त के साथ हज़रत अली का भी कॉल है कि आपको गुजरते वक्त के साथ तरबियत के पैटर्न्स को चेंज करना चाहिए, क्योंकि जिस दौर का बच्चा है आपको उसी दौर के लिहाज से बच्चे की परवरिश करनी है। सो पेरेंट्स ये कंप्लेन जितनी ज्यादा करेंगे उसमें स्टक रहेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे, क्योंकि एट द एंड आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है, तो उसमें क्या बच्चा ये भी लर्न कर रहा है ना, ठीक है, कि अब उसमें क्या है कि वो ट्रस्ट भी लूज करता है कि जो बड़े हैं उनको मुझे हैंडल करना, उनको मुझे हैंडल नहीं करना आता। इसमें यह कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले ही आप बच्चे को, जो बाद में मारने के बाद जब बच्चा रोएगा, ओवर सेंसिटिव होगा, आप सॉरी करेंगे और पूछेंगे उससे, ये स्टेप 1 आपको करना है। आप पहले ही उसके साथ 1 to 1 जो है टॉक करें, कन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेशन करें, रूट चेक करें। देखें एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम इस, जो मेरे पास भी क्लिनिक में जो क्लाइंट्स आते हैं वो फौरन से फिक्स करने पे होते हैं। हमें कोई बिहेवियर है फिक्स कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रूट नहीं पता, क्या है कि वो फिक्स जो है टेम्पररी आपने कर दिया, फिर वो दोबारा रिग्रेशन आता है, सही वो रिपीट होता है बिहेवियर। अच्छा, मैं आपकी तरफ जाऊंगा, लेकिन एक और कॉलर है भाई, कॉल्स बच्चों के हवाले से कॉल ज्यादा है। मोहम्मद आदिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। जी आदिल साहब फरमाइए जी, क्या सवाल करेंगे? सर सवाल भी देख रहे, लेकिन सर तो बोल रहे आप, आवाज आपकी सही नहीं समझ में आ रही। इनका सवाल जो है ना वो हमारी टीम सुन ले और फिर हमें बता दे, ये आवाज जो है वो सही नहीं आ रही भाई जी। अच्छा सर, ये क्यों आजकल ओवर सेंसिटिव हो गए बच्चे? इसलिए कि हद से ज़्यादा मालूमात उनके जहन में ठोंस दी गई है, हद से ज़्यादा एहसासात। आप देखिए ना, हमने जिन एहसासात को मुतारिफ हुए थे 27-28 में जाके, वो 4 साल जहन को मानूस करा दिए गए और मानूस भी कराए गए विदाउट अ फिल्टर।
बस कोने पर उस स्क्रीन पर लिखा आ जाता है कि PG-18 है, PG-14 है, लेकिन उसके आगे कोई फिल्टरिंग स्क्रीन नहीं लगी। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इवन शायरी के, इवन लिटरेचर के कुछ काम ऐसे हैं, वो मतलब बच्चों को क्या, बड़ों को पढ़ाने से पहले कहते हैं कि उसमें ये तब्दीली आएगी, उस्ताद के साथ पढ़िएगा। अब उससे ज़्यादा एक अमाउंट ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सेंसेशन बच्चों को दे दिया गया। तीसरी बात, हमारे बच्चों की सारी तरबियत वो कार्टून्स के ऊपर हो रही है जहाँ फौरी लज्जत, फौरी फरहत, फौरी जवाब है। 5 से 7 मिनट का कार्टून है, उसमें इतना बड़ा लेसन है, ठक करके आखिर में वो माँ को पूछता है, हाँ जी अब आपने मुझे मारा और क्यों मारा, क्योंकि मुझे फौरी जवाबात की आदत। तो उस वजह से मैं तो, पहली बात, मार तो हल ही नहीं है, बेटियों पे तो मार किसी सूरत हल नहीं है, किसी सूरत हल नहीं। मुझे तो मारा था नहीं, मतलब कुछ हरकतों में भी तो डिपेंड करता है। देखिए ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। कोई नहीं लूका टेबल नहीं आता था, ये कैलकुलेटर उठा के सर पे, ये तो आज तक मुझे याद है। ये समझदार आदमी बचा या टूट गया? वो तो बच गया, मेरा सर जो था फिर बड़ी देर तक जरा ऐसे। सर तो खुद सही भी हो जाता है ना, आप थोड़ी देर छोड़ दें वो सर सही हो जाएगा, कैलकुलेटर नहीं होगा सही, उसको सही करवाना। मार तो किसी सूरत हल नहीं है, हाँ नाराजगी बहुत प्यारा हल है। लेकिन वही बात है कि क्या आपका इतना बड़ा बॉन्ड है, सच जानिए हमारा बच्चों से कोई बॉन्ड नहीं। अब वो बॉन्ड बनाना कैसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे से हमारे माँ बाप नाराज होकर खामोश हो जाते थे। वो जो डिस्कनेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो ही इतना तकलीफ दे होता था कि मतलब मैं अक्सर, मुझे याद है कि मैं जाके अपनी अम्मा के पास बैठ जाती थी और मैं बस उनके पास बैठी रहती थी कि वो मुझसे सुलह करें। तो आपके पास उसका कोई आउटलेट नहीं था, अब वाला बच्चा जाएगा मोबाइल पे लग जाएगा। एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमें फील भी क्यों होता था, क्योंकि वो कनेक्शन बना हुआ था ना, पेरेंट्स बात करते थे। अब आप नाराज हो तो बच्चे जो है वो कहते हैं, जो पेरेंट्स पे वो बिजी हो जाते हैं, वो अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, वो परवाह नहीं करते हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये पेरेंट्स को ही बनाना है, इस पे जो है अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स को रखनी है, क्योंकि स्क्रीन पेरेंटिंग कर रही है। वो हम आपसे कुछ ले लेंगे कि बॉन्ड कैसे बनाना है। एक और कॉलर है साहब है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आप दोनों को और आपके मेहमानों को सलाम हो। और ये तो घर घर का टॉपिक है भाई। आती कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, लेकिन अवेश मैंने ये सीखा कि आपको अगर अपने बच्चों की सही तरबियत करनी है तो आपको इस दौर में जीना पड़ेगा। इसलिए कि अगर मैं 60s में पैदा हुआ हूं तो मैं उस कंडीशन को आइडियल बना के नहीं रह सकता कि मैं अपने बाप के सामने कुछ नहीं बोलता था या मेरे बाप मेरे साथ ये सब। अब हम करें क्या, हम भी उनके साथ कंप्यूटर गेम खेलना शुरू कर दें? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूँ आपको अपने आप को चेंज करना है जमाने के लिहाज से, क्योंकि बच्चे के पास एक्सपोजर है। आज का बच्चा सवाल करता है, यू मस्ट हैव द टेंडेंसी टू गिव द आंसर। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बच्चों के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे सही तरह और अहद हाजिर की चीज के मसाइल को समझेंगे तो आप जवाब देंगे। आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए अगर आपका बच्चा सवाल कर रहा है। मेरे 2 बेटे हैं, अब मुझसे सवाल करते हैं, मैं गुस्सा नहीं होता उससे कि वो मैं उनको जवाब देने का कोशिश करता हूँ और मैं सारी चीजों इंटरेस्ट रहता हूँ कि वो आज के दौर में हो क्या रहा है। देखिए बात यह है कि अगर बच्चों से आपने एक दफा बच्चा आपके सामने उसने जबान खोल दी ना और 1 to 1 हो गया तो फिर आपकी इज्जत बाकी नहीं रहती, चाहे आप माँ हो या बाप। बिल्कुल, सबसे पहली बात है कि आपको ये समझिए कि आज के दौर के बच्चे अगर कोई इस दौर की पैदावार है कंप्यूटर एज की तो उनका कसूर नहीं है, हमें उनके साथ वो इंटैक्ट करना है इसी दौर के लिहाज से। ठीक है, तो वही फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू। कंप्यूटर एज की पहली बात, इस कॉल में मुझे काफी एतराज। पहली बात, हमारे बच्चे कंप्यूटर एज की कोई पैदावार नहीं, कंप्यूटर हमने उन पर थोपा है। हमारे कोई बच्चे साइंसदान नहीं है, सिलिकॉन वैली में नहीं जा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 94 से पाकिस्तान में कंप्यूटर था, कोई बड़ी इजाद, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर, कोई बड़ी ऐप, एक बच्चा बस अच्छा गेम्स हमारा जीत रहा है। हमने कंप्यूटर और उनके ऊपर वो थोपा है। अच्छा, और वो माँ बाप बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि देखो 7 साल का बच्चा और ऐप में जाके वो यूट्यूब प्ले कर लेता है। अरे भाई, वो तो हाफजे की बुनियाद का काम है। हाँ। वो कोई बड़ा मार्का उस पर नहीं कर रहा, वो कोई बड़ी चीज़ उस पर नहीं कर रहा, और वो फौरी फरहत आती है ऐसे करके, ग्रीन स्क्रीन खुलती है, वो नियॉन जहन में जाता है, वो उसके जहन को चेरिश करता है तो उसकी मेमोरी में बिल्डअप हो जाता है। दूसरी बात, मैं इससे फिर बहुत एतराज़ रखता हूँ कि हमें बच्चों के लिए बदलना है। अरे नहीं भाई, मैं बड़ा हूँ, मैंने पिछली सदी भी देखी है, ये सदी भी ट्यून करना है, मैंने उसको ट्यून करना है। मुझे अमूमन लोग कहते हैं, खुरम साहब आप फ़लसफ़ा बहुत पढ़ते हैं तो आप चाहते हैं आपका बच्चा फ़लसफ़ी बन जाए। नहीं, आप इसको खुद बनने दें। मैंने कहा यार, ये कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी होगी कि मैं कायनात जानते हुए उसको दुनिया मतलब कि आंधी में उड़ता हुआ शॉपर छुप बना दूं उसको। भाई तुम जहाँ चाहो चले जाना और उस परवाज को तुम गलती से तरक्की समझ लेना। तो ये बिल्कुल गलत बात है। और तीसरी बात, हम कोई कंप्यूटर एज में नहीं है। प्लीज़, हम वो टेक्नोलॉजी
को बस गैर एहतियात से एक इस्तेमाल किए चले जा रहे हैं, खुसूसन हमारे बच्चे इस्तेमाल किए चले जा रहे हैं। हमारा कोई बच्चा, अभी हम गूगल पे SEO निकाल लेते हैं, कल कौन सी वीडियो बच्चों ने सबसे ज़्यादा देखी, वहाँ से फैसला कर लेते हैं कि हमारी कौमी तरजीहात क्या है। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ से पता चल जाए। अब हमने रिलेशनशिप बनानी है, बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग बनाई कैसे जाए, उसको तकलीफ हो कि मेरा बाप या माँ मुझसे बात नहीं कर रहा। इम्पोर्टेंट चीज ना बाउंड्रीज और डिसिप्लिन की बहुत कमी है। हमारे टाइम पर डिसिप्लिन को बहुत इंट्रोड्यूस किया जाता था, घर में पता होता था ये बाउंड्री है और ये डिसिप्लिन है। अभी जो पेरेंट्स हैं ना, क्योंकि डेफिनेटली मटेरियलिस्टिक हम दौर में हैं, तो पेरेंट्स जो हैं कोशिश ये करते हैं कि हर ज़रूरियात बच्चे की पूरी करें, और वो ज़रूरियात बच्चे की ख्वाहिशात जो जायज़ हो चाहे ना जायज़ हो, उसमें बच्चे के अंदर अनग्रेटफुलनेस आती है। बच्चे को आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते क्योंकि उसके जो है उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं, उसके पास डाइवर्ट होने के बहुत ऑप्शंस हैं, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन से भी पहले आती है कि बच्चों को आप लिमिट करना सीखें। अब जो पेरेंट्स जो कम्युनिकेशन भी करते हैं तो उसमें वो बच्चों को इतना फ्रेंडली कर देते हैं कि बच्चे इस लेवल की कम्युनिकेशन करते हैं, जब पेरेंट्स जो उस पर जरा सा एतराज करें तो कहते हैं आप हमारी बात ही नहीं समझ रहे, क्योंकि आपने शुरू से ही वो बाउंड्रीज को इंट्रोड्यूस नहीं कराया घर के एनवायरनमेंट के अंदर, राइट। तो यानी कि सब कुछ बोलने ना दिया जाए उसे। एग्जैक्टली, देखिए आपको फिल्टर रख के कुछ चीजों को रखना पड़ता है और आपको बाउंड्रीज के साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन बच्चे की तजस्सुस की अगर बात करें तो उसका कोई लेवल नहीं है, वो लिमिटलेस है। आपको देखना है कि आपको किस तरह से इन चीजों को इंट्रोड्यूस करना है उसकी लाइफ में। उसके बाद आपको बच्चे के इंटरेस्ट का पता होना चाहिए कि बच्चे के अपने इंटरेस्ट क्या है, बच्चे को क्या चीज पसंद है। अगर बच्चा हर वक्त स्क्रीन पे तो उसको अपना भी नहीं पता, राइट। अब बच्चा हर वक्त स्क्रीन देख रहा है तो वो अपने बारे में भी नहीं जानता, तो उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की एक पर्सनालिटी आप डेवलप करें। यूजुअली पेरेंट्स को या बच्चे को अपनी पर्सनालिटी, जब आपको आइडिया नहीं ना होता, आपको टैकल करना नहीं आता, जो मैं रूट की बात कर रही हूँ ना, हमें अपने पेरेंट्स का पता होता था कि मनाना कैसे है, पेरेंट्स को पता होता था मैंने अपने बच्चे को कैसे टैकल करना है, खराबी मच जाएगी, ये बिहेवियर करेंगे तो पता है कि घर में किस तरह उधम मच जाएगा, तो वो उसको टैकल कर लेते थे। अभी पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमने बिहेवियर कर दिया, बच्चे ने डबल उस पर रिएक्ट कर दिया। दो चीजें जो आपने दी, पहली चीज ये कि डिसिप्लिन उनको करना जरूरी है हमें, और दूसरी चीज उनके इंटरेस्ट को जान के उनकी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करना इज वेरी, ये 2 पॉइंट्स होगा आपकी तरफ से। अच्छा, क्योंकि आपका सवाल ये था कि बच्चों से बॉन्ड कैसे बनाएं, तो मोहब्बत फाते आलम और इश्क मिज़राब से नगमा तारे हयात। मुझे किसी ने मेरे उस्ताद ने समझाया था कि मुबालगे से बच्चे से मोहब्बत करनी है, फैक्चुअल मोहब्बत ना हो, हद से बड़ी हुई मोहब्बत करें। दूसरी बात, उसकी छोटी सी जीत पर मुबालगे से तारीफ करें। अरे भाई इतना बड़ा काम तारीफ में किसी ने नहीं किया, मतलब कि हाँ नहीं, अरे मोहब्बत मुबालगे के बगैर नामुकम्मल, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा है। आज तो फैज़ अहमद फैज़ का वैसे ही बिल्कुल। तो इतना उसके ऊपर कायनाती खूबसूरत बोझ डालें कि वो अपने अंदर एक शिको फील करे बच्चा कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं कोई बच्चा ऐसा तो नहीं होगा कि वो कुछ ना हो और ये सोच रहा हो। अरे नहीं, और फिर आप उसको थोड़े, सही बात है, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात फरमाई कि ये उखाड़ पछाड़ की तब्दीली नहीं तरबियत में हो सकती कि आज ऐसे स्विच करूंगा कल को आइंस्टाइन ले लेना मुझसे, तो बड़ा लंबा वक्त है उसका, बहुत लंबा वक्त है। अच्छा, दूसरी चीज जो हुई कि बाप और बेटा या बेटी और बाप में एक कॉमन पैशन है, कोई एक शय तो है जो हम दोनों की ऐसी इंटरेस्ट जो हम दोनों का कॉमन, वो जब आप दोनों इकट्ठे करते हैं तो वो जो दोस्ती होती है ना बाप और बेटे में, उस जैसी कोई दोस्ती नहीं। और अगर वो ना हो सपोज, फिर जैसे वो कॉलर ने कहा, फिर मैं अपना पैशन अपने बेटे के साथ ही कर लूं। जैसे कि मेरे बेटे को फुटबॉल बहुत पसंद था, तो मैं हालांकि क्रिकेट फैन हूं, तो फिर मैंने वो नाम सीखी, वो टर्म सीखी, उसे घसीट के उन जगहों पर उनके साथ किया, उसके साथ खेला। तो फिर उसने भी कुतुब बीनी में मेरा साथ, मैंने कहा देखो यार मैं तुम्हारे साथ इतना करता हूँ, तो उसने कहा आपको क्या अच्छा लगता है? कि भाई मुझे किताब पढ़ना, सबसे बड़ा आदमी मेरी नजर में किताब पढ़े। चलो फिर मैं तीसरी बात ये हुई जो इन्होंने कहा, इंटरेस्ट इज नॉट लाइक कि उसे फलानी चीज पसंद है फलानी पसंद है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो तारीख में बाप ने, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल तारीख का बहुत बड़ा आदमी, जेम्स मिल ने उसे घर में बिठा के पढ़ाया, स्कूल ही नहीं भेजा। उसने कहा मेरी कायनात है, मैं स्कूल भेज दूं? मेरी कायनात है यार, मैं खुद पढ़ाऊंगा, इतना बड़ा फलसफी। बच्चा जो किताब पढ़ता है उससे पूछे अंडरलाइन करो, और जब वो सो जाए उसके अंडरलाइन एरियाज पढ़े। व्हाट एक्साइट्स हिम व्हेन ही इज अलोन। वरना वो जो आपने फरमाया ना, वो एक व्यापारी वो या वो कोई दोगलापन करेगा क्योंकि बाबा आते हैं और उनको इंटेलेक्चुअल बात पसंद है, तो मैं अब 3-4 मिनट इंटेलेक्चुअल बातें कर लूंगा। लेकिन वो जो तन्हाई में शख्सियत खुलती है ना, मेरे बेटे के जब मैं अंडरलाइन एरियाज पढ़ता हूँ ना,
दैट्स द मोस्ट सुप्रीम पार्ट। जब मुझे पता चलता है एक तो वो मुझसे जुदा है, हम दोनों एक ही स्ट्रीम में मगर जुदा हैं, दो अलग आंखें, तो वो जो एक बॉन्ड बनता है, देन देयर इज नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक। बेहतरीन। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है जी, एहसन साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के तमाम बच्चों की अच्छी सेहत, तालीम, तरबियत हो। और दूसरे जो आपके मेहमानों का ये बात तो सही है कि लव, केयर और डिसिप्लिन, ये 3 चीजें बहुत आम है, लेकिन एक चीज लैक कर रही है जिसकी वजह से बच्चों में वो इत्मीनान नहीं आ पा रहा। आज आप भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो यकीनन आपके घर में एक ऐसा अदबी इल्मी माहौल होगा, वालिद साहब का, किताबें, लाइब्रेरी, लोगों का आना जाना, मुताला और खासतौर पे आला वैल्यूज, जिससे बच्चे सीखते थे और देखते थे कि वालिद साहब के दोस्त कैसे आ रहे हैं, क्या माहौल है, उससे उनमें शाऊर आगे आता था और वो मुकाबले के इम्तहान में कम्पीट करते थे और दीगर आला ओहदों पे पहुंचते थे और बड़े बड़े मौजूआत पे बोल सकते थे, नुमाया मकाम। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आपके मेहमानों से मेरा सवाल है कि ये जो चीज़ लैक कर रही है, कम हो रही है कि आला वैल्यूज़ और ये रखरखाव, मुताले की कमी, घरों में इस तरह के लोग अदबी माहौल की कमी, इसके क्या असरात मतलब होंगे अगली नस्ल पे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई भाई। वैल्यूज़ ये तो हो गई, आपने उसके इंटरेस्ट देख लिए, आपने उसके साथ कम्युनिकेशन कर ली, डिसिप्लिन कर लिया। अब एक चीज़ आती है वैल्यूज़, पहले की वैल्यूज और अब की वैल्यूज में फर्क। हजरत ने बड़ी अच्छी बात की। मैं बल्कि एक दफ़ा जब ज़िंदगी में वैसे से मिला तो मैंने कहा मुझे अपने बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा खौफ ये आता है कि वो मजबूर हैं बोने लोगों को देव कहने पे। हाँ। हम बड़े हुए ज़िया महिउद्दीन को देख के, तारिक अजीज साहब को देख कर, हम बड़े हुए अहमद जावेद साहब को देख कर, और आजकल के बच्चे हमें देख के बड़े हो रहे हैं। बताओ मतलब कि क्या है, कोई तरीका है? अच्छा, मुझे बताएं कि उनका शायरी का जो फौरी राब्ता है वो आप जानते हैं, जो कुछ हजरात है। हाँ हाँ। तो वो उनके आइडियल्स हैं। मेरे वालिदैन फैज़ को देख के बड़े हुए। तो वो जो है ना कि हमारे बच्चों ने जो आमियानापन को बड़ा कहना है, ये बड़ा जुल्म हो रहा है वाकई। अच्छा, लिटरेचर में आ जाएं तो ये लिटरेचर की एक बहुत अहम मिसाल है, वो आज हो ही जाए कि उन्होंने अलिफ शफक से रूमी को पढ़ा। ठीक है, बस। हालांकि अलिफ शफक और रूमी का ताल्लुक ही घर में इकबाल पढ़ता था जो रूमी पढ़ा देता। हाँ। तो हमारे बच्चों, अच्छा, तसव्वुफ 90% हमारे बच्चे समझते हैं कि पौलो कोएल्हो कोई सूफी है शायद। हाँ। जो हमारी रूहानी तरबियत कर रहे हैं नॉवेल्स लिख के। हमारी मुमताज़ मुफ्ती से हुई या दूसरी तहजीबों में ओशो से हुई, जिद्दू कृष्णा मूर्ति से हुई, तो बस तो हमारे उनसे नहीं हो रही। इनका हमारे बच्चे मजबूर हैं कि वो टीलों को हिमाला कहें। हाँ। बस वो ये मसला है। ये वही रोल मॉडल्स वाली बात आ गई ना। रोल मॉडल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और जिस तरह के रोल मॉडल्स होते हैं, आप देखें जिस तरह का आप सबक पढ़ाते हैं, जिस तरह के मेटाफर्स यूज़ करते हैं, स्टोरीज होती हैं, वही बच्चे की इमेजिनेशन और रियलिटी को, इमेजिनेशन में रियलिटी बन रही होती है। लेकिन अगर वही इमेजिनेशन में बच्चे के वो कार्टून्स ऑल द टाइम जा रहे हैं या एप्स डिफरेंट जा रही हैं, तो उसकी इमेजिनेशन उसी तरह की रियलिटी बना रही है और वही पर्सनालिटी बन रही है। एग्जैक्टली। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मैं ऐड करूँगी कि वैल्यूज़ की, या जो जिस तरह से बात की, हमारी प्रायोरिटीज़ भी बहुत चेंज हो गई हैं। हमने लाइफ को बहुत तेज़ कर दिया है, हमने चीज़ों को बहुत बर्डनाइज कर दिया, पेरेंटिंग को भी बहुत बर्डनाइज कर दिया है। अभी एक और ऑफिस भी जाना होता है। एग्जैक्टली। अब एक और, अभी देखिए दोनों, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और उसमें ज़्यादा फोकस पैसों का है, वही पैसा बाद में बच्चे की फिर तरबियत को बेहतर करने में लग जाता है। डिफरेंट इदारों में आप दे रहे होते हैं कि अब जो मसले आगे उसका हल निकालें, डिफरेंट क्लिनिक्स में जा रहे होते हैं। सो मैं यही चीज़ कहती हूँ कि बाद में वही पैसा जो आपके लिए वबाले जहाँ बनेगा और फिर आपकी नफ्सियात भी ख़राब होगी, तो उस चीज़ को पहले ही पकड़े, क्योंकि बच्चा आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। आपको बच्चे को आपको लेके चलना है। बच्चा खुद अपनी परवरिश नहीं कर सकता, आपने ही परवरिश करनी है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, रिफत साहिबा। जी फरमाइए रिफत साहिबा। जी मैं झांग से हूँ। जी जी जी, मेरी बच्ची ज़ारा बतूर 8 क्लास में पढ़ती है, बहुत अच्छी लैक बच्ची है, बहुत ज़हीन। स्कूल में इतनी तालीम नहीं देते जी। तो स्कूल में कहते हैं आप पेरेंट आपको वर्दी नहीं लेके देते, ऐसे नहीं लेके देते, तो मेरी बच्ची महसूस हो जाती है। अच्छा। घर पर आकर कहती मैंने पढ़ना है, तो हमारे पास इतना मसाइल नहीं है। सही है। स्कूल में जो चोंचले हैं, जी बिल्कुल, वो हमारे चोंचले जो हैं वो हम नहीं उस तरह से। देखिए, यूनानियों ने इतना प्यारी शिफा हरकत की थी। उन्होंने बताया था एक फलसफी होते हैं, एक सोफिस्ट होते हैं। ये टीचर्स नहीं होते, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। हाँ। टीचिंग के अब लिबादा बस वक्ती तौर पर मिला होता है। जिस दिन बेहतर नौकरी मिली आप उन्हें वहाँ जाए देखेंगे। दूसरी बात कि ये तो खैर हमारे जो घर पे खादमा आती थी काम करने, तो मैंने उनकी बेटी से जो बात सीखी, शी वाज लाइक 9 साल की थी वो। क्या? तो मैंने उनकी बेटी से, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारा स्कूल, उसने कहा 2 दिन टीचर आता है, 2 दिन टीचर नहीं आता। तो मैंने कहा तुम क्या करती हो? तो उसने मुझे यूट्यूब पे गई और उसने ऑडियो का बटन दबाया और उसने कहा मैथ क्लास अलजेब्रा।
और वो ओपन हुआ, उसने कहा आई नीड इन उर्दू, वो ऊपर आ गया। वहाँ पर मैं एक तीसरी बात कहता हूँ कि यूट्यूब मोबाइल के लिए नहीं होता, हर घर में अब टीवी है, टीवी के साथ डिवाइस लगाएं और माँ मॉनिटर करे और 8वीं क्लास सारी पढ़ा दें। टेली तालीम जैसी चीज़ वो असल जगह है जहाँ पर आपने फ़ायदा उठाना है कि अगर आपके बच्चे को अच्छी तरबियत नहीं मिल रही, तालीम नहीं मिल रही, वहाँ पर स्कूल पे बैठे आप भी सीखें, वो भी सीखें और थोड़ी देर बाद सकें भाई क्योंकि तुमने बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ा, अब ये कार्टून वीडियो मेरे साथ बैठ, अब लाजमी देखनी है। दैट इज द राइट मिक्स कि जहन जरा फन भी ले ले और वो भी ले। और वो यूट्यूब ने इतना इल्म पैदा कर दिया हम सारी उम्र इकट्ठा ना कर पाए। जोसे ऑर्टेगा ये गैसेट इज अ स्पेनिश पर्सन, उसकी किताब ढूंढ रहा हूँ नहीं मिल रही, गूगल पे गया तो स्टैनफोर्ड का लेक्चर पड़ा हुआ था यूट्यूब पे, देखा और जिंदगी बन गई। खजाना है, खजाने को इस्तेमाल करना है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका वजिया आपका। और वाकई वो जो हमारे कॉलर ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों के लिए जो सबसे बेहतरीन जो भी उनके लिए हो वो उनको दे, तरबियत में भी, दीन में भी और दुनिया में भी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब बात करते हैं कुछ गज़ा की सूरत हाल की। गज़ा में हम जानते हैं कि तकरीबन 13,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। उसमें से आधी तादाद तकरीबन 40% के करीब तादाद ऐसी है जो कि बच्चों की हैं, फिर उसके अलावा ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। अब जब हम गज़ा की बात करते हैं तो हामला ख़वातीन कोई तकरीबन 50,000 ख़वातीन की फिगर आती है कि जो इस वक्त गज़ा की पट्टी में हामला ख़वातीन हैं। रोज़ाना एक से ज़्यादा बच्चे की पैदाइश तो होनी है और हस्पतालों का जो निज़ाम है, जो मेडिकल वहाँ पर सूरत हाल है, वो हम सब जानते हैं कि वहाँ के तमाम बड़े बड़े हस्पताल इस वक्त बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, मेडिकल की फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है। ऐसे में वो जो हामला ख़वातीन हैं उनकी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नाजिया अली ख़ान जो कि गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, माहिर अमराज़ निस्वां हैं और सोशल वर्क भी काफ़ी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। हमें बताइए जी इस वक्त अगर आप हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें, वो ख़वातीन जो कि उस वॉर जोन में रह रही हैं किस किस्म की स्ट्रेस से और किस्म के हालात हैं? इस वक्त तकरीबन 5,500 के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक अंदाजे के मुताबिक ख़वातीन है जो राइट नाउ अबाउट टू डिलीवरी जिनका प्रोसेस चल रहा है, 8 या लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है जिनका और आखिरी डेज चल रहे हैं, ठीक है। और ये वो मरीज़ हैं ख़वातीन जिन्होंने शायद काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया। मेडिसिन तो एक लग्जरी में आ जाती है ना कि हमारे पास मेडिसिन है, हमारे पास हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, या हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ है, या हमें ये पता है कि हमने अपना बच्चा पैदा कहाँ करना है। बिल्कुल सही है। खाना ही नहीं, हाँ, खाना नहीं है। फिर आपको 3rd ट्राइमेस्टर में लास्ट डेज में जब आपने इतने अरसे से खाना नहीं खाया, आप एक प्लूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं एंड एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में ऑल्सो रह रहे हैं और आप उनमें से आप रोज़ किसी अपने को खो रहे हैं, तो एक आप ट्रॉमाटाइज दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप चल रहे हैं, आपको हिजरत करनी पड़ रही है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी मकान के लिए आप चल रहे हैं। आपका प्लेजेंटा लो लाइन हो रहा है, आपका वाटर बैग फट रहा है, लीक हो रहा है, आपके पास सैनिटरी पैड नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। और उस बच्चे ने तो देखें दुनिया में आना है, बिल्कुल वो नहीं जानता कि बाहर जंग चल रही है, बाहर अमन है, खाना है या नहीं है, ठीक है। देखिए प्रोटोकॉल होते हैं 9 मंथ की आखिरी डिलीवरी टाइम पर, एक जानवर के भी प्रोटोकॉल होते हैं मस्त से, अल्लाह ताला ने उसके लिए भी असबाब रखे हुए होते हैं, ठीक और है। वो खुद भी समझता है और वो अल्लाह ताला ने जो उसके लिए असबाब रखे होंगे ना वो उनको जरूर लेता होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इस तमाम सर्कमस्टांसेस में एक औरत क्या बच्चा पैदा करेगी, वो क्या पेन्स लेगी, और सारे बच्चे नॉर्मल तो नहीं होते ना, कॉम्प्लिकेशंस। मैं इस पे आना चाह रही थी कि अब जब ये सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं जो कि वो औरत हामला फेस कर रही है वहाँ पर और जिसका औलाद होने वाली है 2 महीने बाद 3 महीने बाद, जी बिल्कुल, उस बच्चे पर और उस औरत की जहनी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं इस सारी स्ट्रेस के, खाना ना होना, न्यूट्रिशन बेसिकली ना होना ना, और ट्रॉमाटाइज्ड होना, टेंशन, स्ट्रेस, फिजिकल एक्सर्शन, ये सारा कैसे बच्चे को देखिए बच्चे का सर्वाइवल तो जहाँ वो है ही है, मशकूक हो गया ना, उसने बचना है कि नहीं बचना, चले वो बच गया, लेकिन उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी, ठीक है। उसके पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, हमें जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन माँ का चाहिए, जो पुश चाहिए माँ का, जो उसको मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए है, मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, नफ्सियाती तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं, जो मावन साबित होती है, हेल्पफुल होती हैं उस माँ के लिए, ठीक है। देखिए हम एक C सेक्शन करते हैं ना तो हमारा पूरा एक पैरामेडिकल स्टाफ OT में खड़ा हुआ होता है,
ठीक है, उनमें से एक आदत आदमी को हम उस खातून के साथ जस्ट टू कन्वर्सेट करने के लिए खड़ा रखते हैं, ध्यान उसका हट उसका ध्यान हटा रहे, ठीक है, हम उसके बीपी चेक कर रहे होते हैं, हम उसको मतलब हर तरह से मेंटली तौर पे रिलैक्स। माइंड गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा दिमाग हमारे लिए, हमारा दिमाग है तो हमारा सर्वाइवल है ना, ठीक है। और अगर वो हेल्दी नहीं है, अगर वो खौफ में है, मर जाना इज वेरी इजी एज कम्पेयर, मैं मर गई इजी, बिल्कुल, वो तो पल पल मरना और मौत को महसूस करना और आज देखना कि ये मर गया, ये मर गया और ये मर गया, इनमें से मेरी बारी कब है और मेरे पेट में जो बच्चा है उसको मैं कहाँ छुपाऊं। माँ तो माँ है ना, देखिए माँ तो एक माँ है। वहाँ पे तो हमें ये भी खबरें हमने देखा ना कि इनक्यूबेटर्स में जो बच्चे थे बेचारे, उनको ऑक्सीजन और वो बंद हो गई क्योंकि ज़ाहिर बिजली नहीं थी, एनर्जी नहीं था। मैं आपको कहूँ कि मैंने जो देखा या जो मैंने सर्च वर्क किया, इतनी तकलीफ दे सिचुएशन है, तमाम बच्चे नॉर्मल नहीं हो रहे, सी सेक्शन हुआ और वहाँ पर ऐसा केस भी रिपोर्ट हुए कि विदाउट एनेस्थीसिया सी सेक्शन किया गया। आप समझ सकती हैं इस बात के मतलब को शायद हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में जब इतना ट्रॉमा हो, ऐसी सूरत हाल चल रही हो, तो क्या, चूंकि मेडिकल कंडीशन बहुत सारी अराइज हो जाती हैं, क्या उसमें अर्ली डिलीवरीज भी होती हैं? हाँ जी, प्रीमेच्योर बर्थ्स हो रही हैं, इन्हीं कॉजेस की वजह से हो रही हैं, होनी चाहिए या हो सकती हैं से हट के हो रही हैं, ठीक है। और अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, खातून थी और उनके स्मोक भर गया, उनके पास एक 6-7 साल का बच्चा भी था, शी वॉज 8 months प्रेग्नेंट ऑल्सो, और उनको लेबर पेन लग गई और उसमें अपने उस बच्चे को उठा के उनको निकलना था और उनको जाना था और उनको 7 hours की वॉक करके जो भी उनको शेल्टर मिला और वहाँ पर उनका सर्वाइवल रहा। एक कुछ थी, को 5-7 दिन पुरानी ब्रेड थी और वो खा रही थी और कह रही थी आई डोंट नो कि कल मेरे पास ये लग्जरी फूड भी होगा कि नहीं होगा। कितना क्रिटिकल होता है, उसके बाद ऑप्शंस क्या होते हैं? जब मेडिकल एड नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं होते ना, वो क्या करेगा? मैं कहती हूँ कि मैं किसी को बचा सकती हूँ बीइंग अ डॉक्टर और मैं बचा नहीं पा रही, इससे ज्यादा बेबसी की बात क्या होगी? अगर आपको मिसाल के तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर है आप डॉक्टर हैं, आप रोजाना की बुनियाद पे ये केसेस देखती हैं पाकिस्तान में और बड़ी लग्जरी में अल्हम्दुलिल्लाह देखती हैं कि एनेस्थीसिया भी है, मॉनिटर भी है, हर चीज़ है, लोग हैं, भाई आपने इधर से स्कैल्पल मांगा, इधर से ये, तो आप फोकस्ड हैं सर्जरी पर। अगर मिसाल के तौर पर आप वहाँ पर हैं और आपके पास नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है, स्कैल्पल का आपको पता नहीं है, सैनिटाइज है नहीं है, आप कैसे करेंगी सर्जरी? हम पता नहीं कैसे सर्जरी करेंगे, हम उसको सिर्फ नफ्सियाती तौर पे डील करेंगे। ऑफ कोर्स हमें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना होगा, जैसे हमारी माएँ दाइयों से बच्चे पैदा किया करती थी ना, तब भी तो ओटी नहीं था ना, तो हम अपना माइंड वहाँ फिक्स करते हैं, तब भी तो नहीं था ना। औरतें, आपने भी सुना होगा, हमने भी कि लोग कहते थे मेरा ताल्लुक सरगोदा से है, वहाँ पर अभी भी बुनियादी सेहत के जो सहूलतें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पर आज भी औरत, बहरहाल हॉस्पिटल जाने की जो मिथ्स हैं कि हॉस्पिटल में जाके तो एक महंगा ट्रीटमेंट होगा या एक खौफ पैदा हो जाते हैं, और लोग फीमेल्स आर वेरी कंफर्टेबल कि वो अपने घरों में बच्चे पैदा करें और वो कहते हैं कि बस ये हमारा वो जो दाई कॉन्सेप्ट है ना, हम अपना माइंड फिर वहाँ लॉक करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस वक्त हमारे पास ओटी नहीं थी, चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी पाकिस्तान में, स्पेशली अवेयरनेस अब आई और अभी भी मैं आपको बताऊं सिर्फ बड़े शहरों में है। और अगर आप छोटे शहरों में पाकिस्तान में भी चले जाएं तो जब आपकी हालत, जब तक पेशेंट की बहुत वर्स्ट नहीं हो जाती प्रेग्नेंट औरत की, तब तक उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता, तब तक उस पर घर के तमाम पॉसिबल तजर्बे किए जाते हैं मस्त से। मेरे शहर में तो किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं, तो उसमें फिर वो जो फीमेल ने फिजिकली सर्वाइव करना है उसमें औरतें मर भी जाती हैं, उसमें हमारे घरों में भी औरतें मर जाती हैं, जब दाइयों से बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे भी मर जाते हैं और बहुत सारे, तो उसको 1000 से ज़रब दे लो तो फिर वो वहाँ फ़लस्तीन में और गजा में वो सिचुएशन है इस वक्त। और उसके बाद आपको अब बच्चा पैदा हो गया, हमारे पास उसको लपेटने के लिए ब्लैंकेट नहीं है, हमने उसको एक लेवल ऑफ टेम्परेचर है जो मेंटेन करना है, हमारे पास वो नहीं है। वो माँ उसको क्या मदर फीड देगी? उसके पास तो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं है, उसका इनटेक नहीं है, फूड का नहीं है, मुझे बताएं वो उसको क्या दूध देगी, वो उसको क्या करेगी? और अगर वो माँ और बच्चा बच भी जाते हैं उनकी मेंटल हेल्थ क्या होगी? एक उम्र लगेगी इस दुनिया को, इस हादसे से निकलने के। खास तौर पे वो तमाम शहरी जो वहाँ पर फिजिकली, हम तो सुन रहे हैं ना, सुनी और देखी गई कहानियों में और गुजरी हुई दास्तानों में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। एक छोटा सा हादसा हमारे घरों में हो जाए ना, वो बुजुर्ग जिनका तय है कि मर जाना है, हम सबका मौत पे यकीन है,
हम 7-7 दिन तक उस सोग से नहीं निकल पाते। हमें पता होता है मौत बरहक है, हर वक्त का हर सेकंड का मामला, ठीक है। हमारे माँ बाप है, हम उनको जरा सा फोन ना उठाएं हम दीवाने हो जाते हैं सारे। तो आप सोचिए कि उनके पता नहीं कितने 5 बच्चे उसके मर गए, उसके अम्मा अब्बा चले गए, उसका खानदान चला गया। ये कहते हुए भी इंसान की जान लरस जाती है मस से। ये लर्जा जो है ये हम पर तो है और उन लोगों पर सबसे ज्यादा है। हम उसको समझने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन असल में जो शख्स गुजर रहा होता है, हाँ, उसको पता चलता है क्या हुआ। अल्लाह ताला उन सब लोगों पर रहम करें, उन वालिदैन पर भी और उन बच्चों पर भी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर नाज़रीन आपका, वक्त दिया आपने। नाज़रीन वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। खास शख्सियत से मुलाकात करानी है। ताल्लुक भी इनका बड़े खास एक इंस्टीट्यूट से है। लिंकन जिन के बैरिस्टर यासिर लतीफ़ हमदानी हमारे साथ मौजूद हैं और लिंकन जिन का ताल्लुक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से भी बड़ा गहरा है और इसीलिए हमने यासिर को आज बुलाया है क्योंकि यासिर ने लिंकन जिन के इलेक्शंस जो हैं वो जीत कर अपनी जगह वहाँ पर एक बड़ी अहम कमेटी में बना ली है। बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए ये एजाज़ की बात है। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस सारे इलेक्शंस का लड़ने का मकसद क्या था और इसकी इलेक्शंस की सिग्निफिकेंस क्या है? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि लिंकन जिन से पाकिस्तान का एक बड़ा गहरा ताल्लुक, बिल्कुल, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ये है क्योंकि वो गए और उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया और उधर से ही उनकी सारी जो एक लीगल स्ट्रगल है या लिटिगेशन जो उन्होंने बाद में की या जो उन्होंने सारा कुछ किया वो सारा उनका महवर जो उनका था वो लिंकन जिन था। उनके बाद कई पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तानी महाशीर ऐसे हैं जो वहाँ गए हैं। उसमें आप देखिए कि इलामा इकबाल भी लिंकन जिन से थे, वो भी बैरिस्टर थे, मेंबर थे। सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे वो भी वहाँ से थे। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो भी लिंकन जिन के थे। तो पाकिस्तान का एक बड़ा डीप कनेक्शन है। तो इस देखिए 600 साल पुरानी बॉडी है ये। अच्छा। जो है ये लिंकन जिन की बैरिस्टर्स की कम से कम 600 साल से तो इसी जगह पे है। इससे पहले भी इसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो यहाँ पाकिस्तानियों का होना और पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी वाइब्रेंट कम्युनिटी है जो इसके साथ एसोसिएटेड है, अगेन कायद आज़म की वजह से। तो वो उनका इस तरह पाकिस्तानियों का होना और मैं हुआ हूँ इलेक्ट, इसके अलावा हमारे एक वहाँ के जो बैरिस्टर्स हैं उनमें से भी एक पाकिस्तानी निजात जो थे वो भी इलेक्ट हुए हैं। तो उससे हमारा एक तरह से मेरा जो मकसद था इस इलेक्शन को लड़ने का और जो मेरे ख्याल से बड़ा वो तो एक तो देखिए मैं द अदर हैट दैट आई वेयर, एक तो है ना जी वकीलों वाली हैट, द अदर हैट दैट आई वेयर इज़ अ हिस्टोरियन, बायोग्राफर एट्सेट्रा। तो मुझे ये इंटरेस्ट बड़ा था कि हम जो है अपना पाकिस्तानी जो कनेक्शन है, जो हमारा हेरिटेज है, और आप देखिए लिंकन जिन में कायद आज़म का मुजस्मा भी है, बिल्कुल, और तस्वीर भी है और काफ़ी अरसे से उसमें है। तो हम अपना वो हेरिटेज जो है वो सीमेंट कर सकें और उसके ऊपर रिसर्च भी होनी चाहिए। हमारा बहुत सारा असासा पाकिस्तान का जो है वो वहाँ हमें हमारे रिसर्चर्स को जाके देखना चाहिए। आफ्टर ऑल ये सारी तारीख़ी शख्सियात जो थी वो क्या करती थी और क्या नहीं करती थी, ये सारा कुछ लिंकन जिन में था। सो आई थिंक इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट। जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, इलेक्शंस देमसेल्व्स और ये जैसे बार इलेक्शंस होते हैं, सही है, ये जो बार रिप्रेजेंटेशन कमेटी है यही लिंकन जिन के तमाम मामलात को देखती है। अब जो आप ये जीते हैं तो इससे पाकिस्तानियों को क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, सबसे मेरी पहली कोशिश तो ये होगी कि जो पाकिस्तान से यहाँ ऐसे वकला हैं जो बैरिस्टर बनना चाहते हैं उनको किस तरह जो है स्कॉलरशिप्स दिए जाए। गुड। देखिए, उनको स्कॉलरशिप्स देना जो है वो बहुत, बिकॉज हमारे देखें सारे बैरिस्टर्स जो बनते हैं ना वो सारा का सारा अपने यहाँ से पे करते हैं वहाँ जाके, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि वहाँ लिंकन जिन से जनरेट किए जाएँ स्कॉलरशिप्स जो कि कम से कम उनकी जो बार एजुकेशन है उसको कवर। ठीक है, ये तो फ्यूचर बैरिस्टर्स के लिए आपकी एक कोशिश हो जाएगी। लेकिन सवाल एक ये है बुनियादी तौर पे कि अगर हम बरतानिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखें, पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देख रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा फाउंडर अपना एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड लॉयर था, लीगल एक्सपर्ट था, दुनिया मानती है, इलामा इकबाल की आपने बात की, दुनिया मानती है कि वो कितने ज़बरदस्त लॉ एक्सपर्ट और फिलोसफर रहे, हम क्यों नहीं अपना वो लीगल सिस्टम इन जैसी शख्सियात के होने के बावजूद बरतानिया जैसा डेवलप कर सके? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम?
देखिए उनमें एक बड़ी जो अच्छी चीज़ है, और ये यूके में भी और फिर यूएस में भी ऐसे ही है, कि कुछ अरसे के बाद वो अपना सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो अपडेट कर देते हैं। अच्छा। आप ये देखें, हमें अंग्रेज़ों ने ही दिया था 1908 में जी सिविल प्रोसीजर, और 1898 में दिया था उन्होंने हमें क्रिमिनल प्रोसीजर। सही। हम आज तक उसको बेहतर नहीं कर सके, और उसके डिलेज जो हैं उसके ही वो आपका देखिए, वहाँ लिटिगेशन बड़ा एक सीरियस बिजनेस है। वहाँ आपको ये कि जी मेरे कान में दर्द हो रहा है या मेरे बाजू में दर्द हो रहा है तो मैं आज केस नहीं पेश कर सकता, वकील को इस तरह की छूट मौजूद नहीं है। हाँ। ना वहाँ वकील अपने से ये अपने ऑनर और डिग्निटी के ख़िलाफ़ समझते हैं कि इस तरह का कोई रिडिकुलस चीज़ जो है वो ले। हमारे यहाँ ज़्यादातर देखिए, सिर्फ मसला ये है कि हमारे यहाँ के जो वकला हैं, और मैं चूँकि ख़ुद वकील हूँ इसलिए मुझे बिल्कुल हक बजाने हूँ मैं कहने के कि हमारी गलती है सबसे बड़ी कि ये सिस्टम नहीं चल रहा। और ये हमारी गलती इसलिए है कि हमने ये सोच लिया है, मेरे जो वकला भाई हैं उनके साथ बिल्कुल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में, वो उन्होंने ये समझ लिया है कि अगर हम मसलों को डिले करें ना, यही वकालत है। ठीक है, ये नहीं है कि केस हो जाए ख़त्म हो और आप जो है आगे की तरफ चलें और उस चीज़ का कोई नहीं। डिलेइंग मैटर्स जो है ना, इसको कहते हैं कि जी दिस इज़ ये है जी वकालत जो इस मुल्क में। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आई थिंक एक और चीज़ आप देखिए कि इवन जब यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और फिर कुछ अरसे बाद तक भी पाकिस्तान बनने के, अगर आप कोई फ्रिवलेस किस्म का दावा लेके जाते थे या आप टाइम ज़ाया करते थे कोर्ट का, तो आपके ऊपर कॉस्ट लगा करती थी। और ठीक ठाक कॉस्ट लगे। अच्छा, वो लॉज अभी भी मौजूद हैं, कोर्ट चाहें तो कॉस्ट लगे, लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेट, और ये जो चीज़ है ना, ये काइंड ऑफ गोज बैक टू ये जो बार रिप्रेजेंटेशन कमेटी जो है लिंकन्स इन की, वो किसी भी जज में को जाके ये नहीं कहेगी कि आप जो है इस वकील को रिलीफ दें जी, आपने इसके ऊपर कॉस्ट क्यों लगाई। यहाँ अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं थोड़ा सा बोल्डली ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी यहाँ ही इसी मुल्क में रहना है, लेकिन यहाँ की जो बार काउंसिल्स तो नहीं, मैं बार एसोसिएशंस जो हैं वो एक मेरे ख्याल से, और मैं अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और मैं एज़ वकील ये कह रहा हूँ कि हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम जजेस के ऊपर प्रेशर डालें और जजेस को कहें कि आप वकीलों के साथ जो है ये इस तरह ना बर्ताव करेंगे, और वो क्या कर रहे हैं, वो कॉस्ट इम्पोज कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट क्यों ना इम्पोज हो। तो ये जो डिसप्रोपोर्शनल, और ये थोड़ी सी बात ये है कि हमें अपनी तारीख भी देखनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारा बिगाड़ पैदा हुआ है, हालांकि उससे शायद अच्छा होना चाहिए था। जो लॉयर्स मूवमेंट के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके बाद से वकला ने समझ लिया है कि ये शायद उनको एक कोई इनहेरेंट राइट है कि वो करें, तो उसकी वजह से वो जो एक किस्म की फ्लेक्सिंग की है ना उन्होंने अपने प्रोफेशन में और अपने उस तरह, वो उसकी वजह से जो है बहुत सारा बिगाड़ पैदा हुआ। अब आप ये देखिए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वुड नेवर अलाउ समथिंग लाइक दिस। तो उनकी वकालत उठा के देख लें, उनके इतने वकला उसमें हर टाइम पे कभी उन्होंने डिलेज नहीं किए, कभी उन्होंने अनड्यू एडजर्नमेंट्स नहीं ली, कभी उस तरह नहीं किया। अब एडजर्नमेंट्स किसी न किसी वजह से हो भी सकती हैं, लेकिन इसको ही वकालत का मंबा जो है आप बना के पेश करें, तो दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। डिलेज जो है, अगेन मैं आपको बताऊं कि यूके के अंदर आपको पता होता है कि इन 5 दिनों के अंदर ट्रायल होना है और ख़त्म होना है। यहाँ सिविल कोर्ट, और ये आप ये देखिए कि यहाँ सिविल केस की शेल्फ लाइफ पाकिस्तान के अंदर आप हैरान होंगे 25 साल। 25 साल है, और ये तब है कि अगर सारा कुछ तेज़ तेज़ चले, माशाल्लाह। ठीक है जी। और मैं आपको अपना ही एक बताता हूँ कि मेरे दादा थे, उन्होंने 1964 में एक केस किया था, वो 2019 में आके, जबकि मेरे वाले साहब भी फौत हो गए, वो मैंने आके जो है जीता। अच्छा, सुभान अल्लाह, क्या बात। आप ये देखिए सो सिचुएशन, और ये मतलब ये हमारा पर्सनल फैमिली केस, और वो इस तरह की सिचुएशन जो है क्रिएट होती है। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो हमें फिक्स करना चाहिए। लेकिन मैं एज अ लॉयर, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई फ्रेटर्निटी दैट इज एट फॉल्ट एंड वी नीड टू फिक्स आवरसेल्व्स। अब चूंकि कायद आज़म की बात आपने की, फ़लस्तीन के हवाले से भी बात हो रही थी, आपने कायद आज़म पे फर्स्ट हैंड रिसर्च किया, किताब भी लिखी है, फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ था?
देखिए वो बड़े क्लियर थे, उनसे जब ये बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो है ये कहा कि देखिए बिल्कुल आप जूस को होमलैंड बना के दें, यानी कि यहूदियों को होमलैंड बना के दें, लेकिन वो होमलैंड जो है वो आप जर्मनी में बनाएं। अच्छा। क्योंकि जो ज़्यादती की गई है और ज्यूज़ के साथ एक बहुत तारीखी तौर पे ज़्यादती की गई थी, हॉलोकॉस्ट में उनके 6 मिलियन लोगों को मारा गया था, वो जर्मनी ने मारा था। तो वहाँ से वो कायद-ए-आज़म का कहना ये था कि ये क्या बात हुई कि आप होल सेल उनको उठा के वहाँ से आप जो है ट्रांसपोर्ट करें। और वो अब वो इस चीज़ के देखिए वो बड़े इस चीज़ के थे कि आप एक जो है मिलेनियल एम्बिशन है ना जी कि जी ये एक उनको और चीज़ों पे भी नज़र थी। एक चीज़ उनको ये भी था कि ये एक क्रिश्चियन बिलीफ भी है ना, एक जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियन बिलीफ है, यानी कि जो फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियन बिलीफ है कि जब तक यहूदी जो हैं वो इसराइल या फ़लस्तीन की ज़मीन पे पूरी तरह आबाद नहीं होंगे तब तक क़यामत नहीं आएगी। ये उनका, इसको कहते हैं ज़ायनिज़्म, और ये क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म भी है और जूइश ज़ायनिज़्म भी है। तो इस चीज़ के वो ख़िलाफ़ थे। वो कहते थे कि बिल्कुल उनका रियासत होनी चाहिए, उनको आप रियासत बना के दें और जर्मनी में बना के दें। तो ये उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बड़ा क्लियर कहा था। अब उनको इस पर एतराज़ जो उठाया गया, एतराज़ उनकी इस बात पर बहुत सारा जो, और ख़ासकर जब उनके जो थे रिप्रेजेंटेटिव थे UN में ज़फ़रुल्लाह खान साहब, उनको भी ये कहा गया कि आप लोगों ने तो पाकिस्तान बनाया है जो कि मुसलमानों का वतन, मुस्लिम होमलैंड के तौर पे बनाया है। तो ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने 2 बातें की जो कि उनको कायद-ए-आज़म की तरफ से जो हदायत थी उस पे उन्होंने की। एक उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जिधर बना है वहाँ के जो मुसलमान थे वो वहाँ के ही आबाद थे, उनको कहीं और किसी और जगह से ला के नहीं किया गया। और ना ये कहा गया, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन थी कि इस वजह से नहीं था कि हमको ये क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान का इलाका कोई होली लैंड है या यहाँ कोई वो है। हम ये कह रहे थे कि हमें जो है यहाँ हकूक़ मिलने चाहिए और उस लिहाज से वो आगे पाकिस्तान और इंडिया को चलना चाहिए। तो इस चीज़ को था। दूसरा जो कहना था ज़फ़रुल्लाह खान साहब का और जो कायद-ए-आज़म के अगेन अफ़कार की रहनुमाई में जो वो कह रहे थे, वो यही उनका कहना था कि हम जो हैं वो इक्वल राइट्स देते हैं। कम से कम पाकिस्तान तो फ़लस्तीनियों को कोई राइट ही नहीं, किसी किस्म की। हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो पाकिस्तानी हैं। आपका जो ज़ायनिस्ट आइडिया है इजराइल का, उसमें अरब इजरायलीज़ या पैलेस्टीनियंस जो हैं वो इक्वल सिटीजन्स नहीं है, बल्कि आपने एक अपार्टाइड क्रिएट किया हो। तो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ उस पहले साल में, क्योंकि ये देखिए 1 साल बाद पाकिस्तान के कायम हुआ है इजराइल, तो उस वक्त उन्होंने बड़ा क्लियर स्टैंस लिया कि आप बिल्कुल जो है करते, अगर आपने या तो आप फ़लस्तीन बना लें, उसके अंदर आपने अगर रहना है तो रहें, या फिर आपने अगर इजराइल बनाना है तो आप बनाएं जर्मनी के अंदर। तो ये चीज़ थी कायद-ए-आज़म की, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यही था। बिल्कुल सही मौक़िफ़, और यही मौक़िफ़ जो है वो ज़ाहिर लॉजिकल मौक़िफ़ जी कायद-ए-आज़म का, कि किस तरीके से उन्होंने इसकी जो रूट कॉज थी उसको एड्रेस किया। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बैरिस्टर यासिर लतीफ़ हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, और आपसे कल हम फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।